ये जो भी नोट्स वगैरह ये मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। पावर पॉइंट की जो स्लाइड है ये भी मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम पे। ये जो मैंने पढ़ाया है अभी तक ये भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। चलिए आज का टॉपिक है एमएस एक्सेस। तो अभी हम देखते हैं एमएस एक्सेस। आज हमें जो पढ़ना है वो है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस आज हमें कंटिन्यू करना। तो एमएस एक्सेस की मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? व्हाट इज एमएस एक्सेस? इट इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस। इसका काम होता है डेटाबेस को क्रिएट करना। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेस के थ्रू। दूसरी चीज मैंने लिखवाई थी, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड टेबल्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या रो एंड कॉलम भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज आती हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको, जो हमें एक एक करके पढ़ना है। यहाँ पे सॉरी, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। और टेबल्स में कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल अकेला नहीं होता। और टेबल की डेफिनेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। जहां पे रो और कॉलम का कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। पर टेबल के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेटाबेस में। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज डेटाबेस, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स। पर टेबल्स के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज डेटाबेस, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो, और उन ऑब्जेक्ट्स के नाम क्या है मैं अभी नीचे लिस्ट दे रहा हूँ। और टेबल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। जहां पे रो और कॉलम्स के रूप में हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं उसे हम टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? तो पहला जो टाइप है वो है टेबल, जो मैं लिख चुका हूं ऊपर। टेबल ये एक एक करके हमें पढ़ना है। दूसरा जिसमें पार्ट होता है वो होता है क्वेरी। क्वेरी के बाद थर्ड होता है फॉर्म, फिर होता है रिपोर्ट, फिर उसके बाद मैक्रो, लास्ट में होता है रिलेशनशिप। सॉरी, फॉर्म, मैक्रो और रिलेशनशिप। टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो और रिलेशनशिप। टेबल हो गई, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, एक चीज और मैक्रो और ये। तो टोटल हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर? टोटल इतने टॉपिक कवर करने हैं इसमें, एमएस एक्सेस में। तो एमएस एक्सेस की डेफिनेशन मैंने लिख दी, और इसमें आप एक सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हो कि इट्स एक्सटेंशन नेम इज, इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? .accdb। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया है ना, कि किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो जो एक्सेस की फाइल बनती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो किस तरह का होता है? .accdb, एक्सेस डेटाबेस, है ना। और टोटल हमें कितने ऑब्जेक्ट्स पढ़ने? इतने। तो यहाँ पे मैंने केवल एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, टेबल। पर टेबल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैंने यहाँ पर एक एक करके आपके सामने लिख दी। तो इसमें हम पहले टेबल पढ़ेंगे, क्वेरी पढ़ेंगे, फॉर्म पढ़ेंगे, रिपोर्ट, मैक्रो और लास्ट में पढ़ेंगे रिलेशनशिप। तो टोटल एमएस एक्सेस में इतने टॉपिक हैं जो हमें एक एक करके देखना है, ठीक है। पर एमएस एक्सेस में काम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। हाउ टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हाउ टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में कोई भी एक्सेल फाइल पहले से बनी हुई है उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे और कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है, सिंपल वे में अगर मैं लिखूं कि व्हाट इज इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है जो भी एक्सेल का डेटा है, जो भी एक्सेल की शीट में डेटा है उसको कहां पे ले आओ? एमएस एक्सेस में उसे ले आए,
उसे एमएस एक्सेस में क्या कर दें, इंसर्ट कर दें, उसे एमएस एक्सेस में लेके आए। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट जो भी एमएस एक्सेस में डेटा है, जो भी एमएस एक्सेस में डेटा है उसको किस में ले आओ, एक्सेल में। जो भी एमएस एक्सेस का डेटा है उसको किस में ले जाओ, एक्सेल में। तो उससे बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, है ना। तो यहाँ पे मैं टेबल नहीं बनाने वाला, यहाँ पे मेरे पास पहले से एक्सेल में टेबल बनी हुई है, उसी को मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लूंगा सारी प्रोसेसिंग करने। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास एक एक्सेल की शीट है जिसके अंदर पहले से टेबल्स बनी हुई है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन सी टेबल्स है एक बार मैं दिखा दूं। यहाँ पे एक एमपी नाम की टेबल है, एम्प्लॉय का डेटा इसमें इंसर्टेड है पहले से है। डिपार्टमेंट एक टेबल है, एक कस्टमर टेबल है और एक सेल्स टेबल है। अब ध्यान ये रखना कि यहाँ पर दो टेबलें कनेक्टेड हैं, एक ईएमपी एक डिपार्टमेंट, ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, कनेक्टेड मतलब कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो जब भी आप अगर ईएमपी वाला मतलब इंपोर्ट करते हैं तो इसको भी इंपोर्ट कर लें, या फिर अगर आप कस्टमर और सेल्स के साथ काम करना चाहते हैं तो इन दोनों को यूज करें। तो मैं आपको किससे सिखाऊंगा, इन दोनों से सिखाऊंगा। ठीक है, पर आप चाहो तो इन दोनों का, तो मतलब ये दोनों मिलके एक हैं और ये दोनों मिलके एक हैं। ठीक है, तो अभी मैं किसके साथ सिखाऊंगा, ईएमपी और डिपार्टमेंट, क्योंकि मुझे बाद में रिलेशनशिप भी बनाना पड़ेगा, तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये एक्सेल की शीट है। तो पहली जो प्रोसेस है वो क्या है कि हम डेटा को कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे अपने एमएस एक्सेस में। तो इंपोर्ट का मतलब होता है कि एक्सेल का कोई भी डेटा हो उसको एमएस एक्सेस में लेके आना है। तो वो कैसे करेंगे। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एमएस एक्सेस की कोई भी टेबल हो उसको मुझे एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले कि हम इसे ऑन कैसे करेंगे। तो ऑन करना मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बार बार नहीं बताऊंगा। विंडो आए और यहाँ पे लिख दूंगा एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस करके एंटर कर दूंगा तो एमएस एक्सेस मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब पहली चीज, सबसे पहले मुझे डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, तो मैंने दे दिया ICAI, ये मेरे डेटाबेस का नाम है ना। अब इसकी लोकेशन कहाँ रखनी है, कहाँ पे इसे सेव करना है, तो आप यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करके इसकी लोकेशन को सेट कर सकते हो कि इसको कहाँ सेव करना है। तो मैं इसे ई ड्राइव में रवि फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ICAI जो डेटाबेस है ये क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं किस पे क्लिक करूंगा, क्रिएट। जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो हमारे सामने एक डेटाबेस आ जाएगा जिसमें बाय डिफॉल्ट हमें एक टेबल मिलेगी। बाय डिफॉल्ट कितनी टेबल मिलती है, एक टेबल। और उस टेबल में कंप्यूटर खुद ही एक फील्ड आईडी नाम की जनरेट करके देता है हमें। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे कि जब हम वर्ड स्टार्ट करते हैं तो वर्ड में हमें बाय डिफॉल्ट एक पेज मिलता है, हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स मिलती हैं। जब हम प्रेजेंटेशन ऑन करते हैं, पावर पॉइंट ऑन करते हैं तो हमें एक स्लाइड मिलती है। उसी तरह से जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमें कितनी टेबल मिलती है, एक टेबल ऑलरेडी कंप्यूटर हमें बना के देता है, जिस टेबल के अंदर एक आईडी नाम की फील्ड वो खुद ही जनरेट करके देता है हमें। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना है। ठीक है, तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको मैं पहला पॉइंट इसको कर देता हूं, पहला हाउ टू स्टार्ट एंड क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस को कैसे स्टार्ट और क्रिएट करना है, तो ये आपको पता है स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट के लिए हम करते हैं विंडोज +R, इस की को प्रेस करेंगे। जैसे ही होगा तो हमारे सामने एक रन विंडो आ जाएगी और इस रन में हम लिख देंगे एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस लिख के एंटर कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, डेटाबेस किससे क्रिएट करेंगे, जैसे ही स्टार्ट हो तो यहाँ पर हमारे सामने जो विंडो आएगी वहां पर हमें डेटाबेस का नाम देना है, डेटाबेस का जो भी नाम देना है और उसकी लोकेशन कि उसे कहाँ पे सेव करना है। जैसे ही हम ये करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट मिलती है। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, यह हमें उस डेटाबेस के अंदर वन टेबल क्रिएट करके दे देता है और उस टेबल के अंदर एक आईडी नाम की फील्ड ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है,
तो यहाँ पर ये मेरा डेटाबेस स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एक है। अब अगला काम क्या करना है कि जो भी टेबल वगैरह आ रही है, तो आपको अगर शुरुआत करनी है तो ठीक, नहीं तो यहाँ से इस टेबल को डिलीट भी कर सकते हो। राइट क्लिक किया, डिलीट किया, ओके किया, सॉरी इसे पहले क्लोज कर दो। तो यहाँ पर ये क्लोज हो गई क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया था। ठीक है, तो सेव नहीं किया था, तो ये डेटाबेस है जिसमें एक भी टेबल नहीं है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूंगा। अब दूसरा बात करते हैं कि जो एक्सेल का डेटा है वो मुझे कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पर। तो उसके लिए मैं जाऊंगा एक्सटर्नल डाटा पे। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, इंपोर्ट के भी और एक्सपोर्ट के भी, पर मैं केवल क्या सिखा रहा हूँ, एक्सेल वाला। तो मैं एक्सेल से डेटा लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट एंड लिंक्स पे जाऊंगा और यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करूंगा। अब आपका कहाँ पे रखा हुआ है वहां जाना है, तो ब्राउज डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मेरी वो एक्सेल की शीट को मैंने रखा हुआ है, इस न्यू फोल्डर के अंदर। इस शीट को मैंने ले लिया, ओके किया और फिर ओके किया, कुछ भी नहीं करना नीचे। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सी टेबल को इंपोर्ट करूं, मैंने कहा पहले ईएमपी टेबल को इंपोर्ट करो, उसके अंदर ये सारी फील्ड्स हैं। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद बोल रहा है कि इसकी जो फर्स्ट रो है इसको क्या मैं हेडिंग कंसिडर कर लूं, मैंने कहा जो फर्स्ट रो है उसको हेडिंग मान के चलो। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे डेटा टाइप वगैरह सेट करने को कह रहा है, अभी मत करो, हम बाद में करेंगे डेटा टाइप वगैरह सेट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर ये जो पूछ रहा है प्राइमरी की बनाना है, तो आप सीधे क्या करो, नो प्राइमरी की। जब डेटा यहाँ पर आ गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फिर प्राइमरी की क्रिएट करेंगे, और प्राइमरी की क्या होती है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है, नो, कुछ भी नहीं करना, और सीधे क्या कर देना है, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। जैसे हम ये करेंगे तो हमारे सामने एक ईएमपी टेबल के अंदर जो भी डेटा था, डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो देखिए वो टेबल क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई। मतलब मुझे लिखना नहीं पड़ा, नहीं तो ये मुझे बनाने के लिए सारा लिखना पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे एक डिपार्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी जब मैं रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा, तो उसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। तो कैसे करता हूं, एक्सेल पे गया, इसी पाथ पर है तो ब्राउज किया, एक्सेल की शीट को ओपन किया, ओके किया, और इस बार मुझे कौन सी टेबल को इंपोर्ट करना है, डिपार्टमेंट। सारे ऑप्शंस वही, इसे हेडिंग बना दूं, मैंने बोला यस। इसकी डेटा टाइप सेट करना है, मैंने बोला नो, कुछ मत करो, आगे बढ़ो। प्राइमरी की बनाऊं, मैंने कहा नहीं, और नेक्स्ट एंड फिनिश, और यहाँ पे क्लोज। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी उसने, टेबल को भी क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक्सेल में डेटा रखा हुआ था वो सारा का सारा हमारे एमएस एक्सेस में क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। तो इंपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सेल से डेटा को लेके कहां पर आना, एमएस एक्सेस में। तो इसके लिए मुझे कहां जाना पड़ता है, एक्सटर्नल डेटा टैब के अंदर, एक्सटर्नल डेटा टैब में जाऊंगा। यहां पे मुझे मिलेगा इंपोर्ट्स एंड लिंक, सॉरी एंड लिंक। यहां पे जाऊंगा और यहां पे जाने के बाद मैं चुनूंगा एक्सेल वाला ऑप्शन और यहां से डेटा को इंपोर्ट कर लूंगा। उसी तरह से अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो वो इसी पाथ में रहेगा, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन भी। तो मान के चलो ये टेबल बनी हुई है, ईएमपी टेबल, इसको मुझे एक्सेल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सेल में। तो मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूंगा, एक्सटर्नल डेटा पे जाऊंगा और किस पे जाऊंगा, एक्सपोर्ट पे। और किसमें एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में। तो मैं एक्सेल को चुनूंगा। कहां पे डेटा को सेव करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे सेव कर दो। फाइल का नाम क्या देना है, मैंने कहा ईएमपी रहने दो। सेव किया, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ओके करना है और ओके। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ डेस्कटॉप पे एक ईएमपी नाम का एक्सेल की एक वर्कबुक बन गई। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो वो जो भी वहां का डेटा था, इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेना तो जो भी एमएस एक्सेस का डेटा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सेल में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपको एक्सेल से डेटा को लेके कहां आना है, एमएस एक्सेस में, तो आप इंपोर्ट यूज कर सकते हैं। और एक्सेस के डेटा को आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इंपोर्ट के और बहुत सारे तरीके हैं एक्सपोर्ट के, पर हमें किस पे ध्यान देना है, एक्सेल से डेटा को कैसे लाते हैं और एक्सेल में डेटा को कैसे भेजते हैं। दोनों चीजें मैंने सिखा दी आपको। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी पाथ पर आपको अगर इंपोर्ट करना है तो आपको ये वाला ब्लॉक मिलेगा, या फिर एक्सपोर्ट करना है तो आपको इस एक्सपोर्ट वाला ब्लॉक मिलेगा। ब्लॉक का मतलब ये एक्सटर्नल डेटा में ये जो लिखा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एंड लिंक्स, इसके अंदर आपको एक्सेल मिलेगा। दोनों के ऑप्शन सेम है। तो यहाँ पे मैंने पाथ में एक ही चीज इंक्लूड करी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या था मेरा,
डेटाबेस क्रिएट करना और दूसरा काम क्या था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना टेबल को। तो चलिए हमने टेबल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर लिया, मतलब हमारे पास डेटा आ गया, काम करने के लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ये और ये। अब मैं बात कर रहा हूं पहले ऑब्जेक्ट की, किसकी, टेबल के बारे में। कंट्रोल सी, ये ऑब्जेक्ट एक एक करके पढ़ना है अब हमें। तो थर्ड मैंने यहां पे इंक्लूड किया टेबल। टेबल को अब डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट पूरी पूरी डिटेलिंग में जाएगा। टेबल क्या इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, सिंपल डेफिनेशन। बाकी डिटेल में चाहिए तो नेट से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को क्या कहा जाता है, टेबल। और टेबल में क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर डेटा एज अ मैट्रिक्स फॉर्मेट। अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना है, मतलब टेबल के रूप में डेटा को स्टोर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, टेबल ऑब्जेक्ट का। दिस इज ऑब्जेक्ट, है ना, ये पहला ऑब्जेक्ट है हमारा। तो हम कौन से ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, टेबल का। ध्यान रखना यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, स्टोर। अगर स्टोर वर्ड आता है ना तो मतलब वो टेबल है। एमसीक्यू में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो ध्यान रखना स्टोर वर्ड मिलता तो आपको किस पे टिक लगाना है, टेबल पे। टेबल का काम है किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करना, एनी टाइप ऑफ डेटा, चाहे वो डेटा डेट हो, चाहे वो डेटा कैरेक्टर हो, चाहे वो डेटा डिजिट हो, किसी भी तरह का डेटा हो, यदि आप उसे टेबल के रूप में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आपको किस ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, टेबल ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस स्टोर वर्ड पे थोड़ा सा मैं जोर दे रहा हूं। स्टोर मिला, सीधे किस पे टिक लगाना है, टेबल पर। अब इसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेबल के दो तरीके के व्यू हैं। पहला जो व्यू है उसे कहते हैं डेटा शीट व्यू, उसे कहेंगे डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू दो व्यूज होते हैं, जिसमें से पहला व्यू है डेटा शीट व्यू और जो दूसरा व्यू है वो है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू, तो दो तरीके के व्यू होते हैं, किसमें, दो तरीके के व्यू होते हैं हमारे टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर दो तरह के व्यू हैं, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। अब ये व्यू होते क्या है उसको समझते हैं, पहले डेफिनेशन वाइज। डेटा शीट व्यू क्या होता है कि यदि मुझे कोई भी डेटा डिस्प्ले करके देखना है, मतलब ऐसी स्क्रीन जहां पे डेटा मुझे डिस्प्ले होके दिख रहा है, जहां पे मैं अपने टेबल के कंटेंट को देख पा रहा हूं, उस व्यू को हम क्या बोलेंगे, डेटा शीट व्यू। तो इस व्यू में हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा। टेबल का जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवाने का काम किसका है, डिजाइन व्यू का। इसके अलावा भी मैं इसमें और भी काम कर सकता हूं। क्या क्या कर सकता हूं, पर मेजर काम है कि टेबल का जो डेटा है उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करो। वो काम किसमें करते हैं हम, डेटा शीट व्यू में। और वी कैन परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन ओवर द टेबल। टेबल पर हम निम्नलिखित ऑपरेशन को भी परफॉर्म करवा सकते हैं, किस व्यू के थ्रू, डिजाइन व्यू के थ्रू। तो वो कौन कौन से ऑपरेशन है, जैसे इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। अगर आपको अपने टेबल में एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, डेटा शीट व्यू का। तो पहला काम है कि टेबल का जो भी डेटा है वो आपको यहां पे दिखाई देगा। दूसरा काम क्या है कि अगर आपको टेबल में कोई न्यू डेटा इंसर्ट करना है तो आप यहां से कर सकते हो। दूसरा, एडिट और अपडेट टेबल डेटा। टेबल में जो डेटा है उसको अगर आपको मॉडिफाई करना है तो भी हम किसका यूज करेंगे, डेटा शीट व्यू का। और लास्ट, डिलीट टेबल रिकॉर्ड्स। टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं अगर मुझे उसे डिलीट करना है तो भी मैं किसका यूज कर सकता हूं, इसका यूज कर सकता हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे वी कैन शॉर्ट, मैं डेटा को शॉर्ट कर सकता हूं। तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज का मतलब होता है असेंडिंग,
बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में डेटा को अरेंज कर देना। दूसरा, फिल्टर वगैरह लगा सकता हूं, सॉरी फिल्टर वगैरह लगा सकता हूं, है ना। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर मींस डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा। मेरे को सारा डेटा नहीं देखना, मुझे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा देखना है। जैसे मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, पर मैं केवल किसके रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूं? केवल कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लोगों के रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूं और किसी के रिकॉर्ड नहीं देखना चाहता, तो भी मैं इस पे फिल्टर लगा के कर सकता हूं। और छोटा मोटा काम जैसे फॉर्मेटिंग वगैरह का काम भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि किसी चीज को बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो वो छोटे मोटे काम भी मैं इस व्यू में कर सकता हूँ। तो डेटा शीट व्यू का जो मेजर काम होता है वो क्या होता है? किसी भी तरह के जो टेबल के अंदर मौजूद डेटा है या रिकॉर्ड्स हैं उनको मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना, है ना। पर इसके अलावा भी हम ये फॉलोइंग ऑपरेशन जो है टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस पे जाना है। तो हमारे सामने ये टेबल वगैरह पहले से बनी हुई है। मैं ईएमपी टेबल का देखो, ये जो सामने व्यू दिख रहा है ये है हमारा डेटा शीट व्यू, है ना। जो फ्रंट का व्यू है हमारा वो क्या कहलाता है? डेटा शीट व्यू। इस डेटा शीट व्यू में जैसे मैं किसी भी टेबल पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो पहला काम जो मैंने लिखवाया है कि किसी भी तरह का डेटा टेबल के अंदर मौजूद है उसे मुझे मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है, तो मैं इस ऑप्शन के थ्रू करवा सकता हूँ, इस व्यू के थ्रू करवा सकता हूँ। दूसरा काम मैंने क्या बताया कि यदि मुझे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर कोई नया रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा सकता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया रवि। रवि के बाद इसकी मैंने जो जॉब है वो लिख दी क्लर्क, क्लर्क। और यहाँ पर इसका जो एमजीआर नंबर है वो मैंने डाल दिया कुछ दिस, अपने मन से दे दिया। इसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मतलब हायर डेट है जो इसकी, मैं अभी कोई भी डेट ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। इसकी जो सैलरी है वो है मान के चलिए 5000, और इसका जो कमीशन वगैरह बनेगा वो है 500, और इसका जो डिपार्टमेंट नंबर है वो है 20, और कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव कर दिया। तो अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो भी आप किसकी हेल्प ले सकते हैं? इस डिजाइन। पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, जैसे ये रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। या फिर आप होम पे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे भी डिलीट वगैरह मिलेंगे। कहाँ गया? सेव है। तो जैसे आप रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप इसे क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। हाँ, ये मिल गया। तो यहां से भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं या राइट क्लिक करके डिलीट किया और इसको यस कर दिया, तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो न्यू, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से कर दीजिए। ये एक न्यू रो, एक नया रिकॉर्ड आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि हर तरह की प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे मुझे सैलरी का टोटल सम चाहिए, सैलरी का टोटल सम चाहिए, तो मैंने कर्सर रखा सैलरी के नीचे और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? टोटल पे क्लिक कर देता हूँ। तो टोटल नहीं, इस टोटल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने किया तो देखिए यहाँ पर एक न्यू कॉलम जनरेट हो गया टोटल का। अब यहाँ पर मुझे किसका सम चाहिए, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ। सम चाहिए क्या? सैलरी का सम चाहिए, सैलरी का एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, या क्या चाहिए? तो सिंपल सी चीज, मैं अभी समेशन ले लेता हूँ। तो टोटल सैलरी का जो सम है वो यहाँ पे मुझे दिखाई देने लगा। और अगर मुझे ये नहीं देखना तो इस पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिक डेटा का मैं किसी फॉर्मूले के थ्रू क्या देखना चाहता हूं? डिस्प्ले देखना चाहता हूं, तो मैं टोटल सम के थ्रू कर सकता हूं। तो टोटल सम तो बाय डिफॉल्ट होता है, पर सम के अलावा भी क्या होता है? एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है कि इसमें कोई स्पेलिंग वगैरह तो मिस्टेक नहीं है, तो आप इससे कर सकते हैं। अभी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती तो रेड लाइन आ जाती, तो अगर रेड लाइन नहीं आ रही मतलब कोई स्पेलिंग गलत नहीं है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बोल रहा है स्पेलिंग मैंने चेक कर ली, कुछ भी गलती नहीं है। पर गलती होती किसी स्पेलिंग में तो वो आपको चेक करके देता। तो स्पेलिंग का काम ये है। अभी वर्ड में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा, अभी रिफ्रेश का काम जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। अगली चीज है किसी भी डेटा को किसी भी फील्ड के आधार पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं सैलरी के आधार पे क्या करना चाहता हूँ? अरेंज करना चाहता हूँ रिकॉर्ड्स को। टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं वो किसके आधार पे अरेंज हो जाए? सैलरी। पर किस ऑर्डर में? असेंडिंग, मतलब बढ़ते क्रम में। पहली छोटी सैलरी, फिर उससे छोटी सैलरी, और फिर बढ़ते जाएंगे। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे असेंडिंग किया, देखिए पहले 800, फिर 950, फिर 1100, 1250, 1250, 1300,
तो असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को उसने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। उसी तरह से अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, पहले बड़ी सैलरी और उसके बाद छोटी सैलरी। इसके बाद अगर आपको शॉर्टिंग को हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव शॉर्ट, तो जो जैसा था वो पहले जैसा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब फिल्टर क्या होता है कि जैसे मान के चलो, हाँ शॉर्टिंग का एक और बता दूं, ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिक डेटा पे ही शॉर्टिंग कर सकते हो, आप नेम पे भी शॉर्टिंग कर सकते हो, कैरेक्टर डेटा पे भी शॉर्टिंग। मैं चाहता हूं ए वाले नाम पहले आ जाए फिर बी वाले नाम, तो उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा। तो ए वाले नाम पहले, फिर बी वाले नाम, फिर सी वाले नाम, फिर डी वाले नाम और लास्ट में जेड वाले नाम। तो इस तरीके से उसने उसे असेंडिंग में कर दिया। डिसेंडिंग कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, और शॉर्टिंग को हटाना है तो रिमूव शॉर्ट। अब फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर का मतलब छांटना। जैसे हम पानी छानते हैं ना, जैसे छन्नी लगा के पानी छानते हैं, तो फिल्टर मतलब कचड़ा कचड़ा ऊपर रह जाता है और जो हमें चीजें चाहिए होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, तो उसे कहते हैं फिल्टर। तो जैसे मुझे जॉब पे फिल्टर लगाना है, तो मैंने जॉब लिया, यहाँ पे फिल्टर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से रिकॉर्ड देखने हैं, तो अभी मैं सेलेक्ट ऑल में एंटिक हटाता हूँ, सब हट जाता है। मुझे केवल क्लर्क वाले रिकॉर्ड देखने हैं, तो मैंने ओके किया, तो केवल कौन से रिकॉर्ड दिख रहे हैं, क्लर्क वाले। फिर मुझे क्लर्क नहीं देखना, मुझे मैनेजर वाले देखने, तो यहाँ पे मैनेजर वाले दिख रहे हैं। अब मुझे मैनेजर और सेल्समैन दोनों देखने हैं, कितने मैनेजर हैं और कितने सेल्समैन हैं, तो यहाँ पे सब दिख रहे हैं। और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर दूंगा तो सारी पोस्ट, जितने भी जॉब है उन सबके रिकॉर्ड्स मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बेसिक ऑपरेशन है, अब ये कलाकारी जो लाल पीला काला हरा नीला सब कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग पे जोर नहीं दे रहा हूँ कि इसको कैसे बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, है ना। ये फॉर्मेटिंग से चीजें आप नॉर्मली करते हो, तो यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। चूंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितने भी तरह के बेसिक ऑपरेशन होते हैं, अब जैसे अपडेट करना है, तो अपडेट कैसे करोगे कि मान के चलो कि इसकी जो कमीशन है वो यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, अपडेट करना है, तो मैंने लिख दिया इसका कमीशन कितना है 600 और कंट्रोल एस कर दिया मैंने, तो इसका यहाँ पर अपडेट हो गया। या यहाँ पर ये चीज गलती से गलत डल गई, इसको मुझे सुधारना है, तो भी मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको सुधार सकता हूँ। तो अगर मुझे अपडेट करना है तो भी मुझे कहाँ पे रहना है, डिजाइन व्यू। तो यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है आपको, ये हमारा डिजाइन व्यू कहलाता है। अब यहाँ पे व्यू को चेंज करना है तो आप किससे यूज कर सकते हो, इसको। तो दो व्यू होते हैं, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। अभी कौन सा हाईलाइट हो रहा है, डेटा शीट व्यू। अब हम बात करेंगे डिजाइन व्यू की। डिजाइन व्यू से क्या क्या कर सकते हैं, तो डिजाइन व्यू से क्या कर सकते हैं, पहले उसकी थ्योरी देख लेते हैं। इट इज यूज टू मेक मॉडिफिकेशन ओवर अवर टेबल डिजाइन। हमारी जो टेबल की डिजाइन है उसकी तरफ पे हमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना है, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, डिजाइन व्यू, है ना। डिजाइन व्यू का मतलब इसमें चार चीजें सुधारने के लिए होती है, मतलब डिजाइन करने के लिए चार चीजें होती हैं। पहला, फील्ड का नेम, फील्ड का नेम देना। दूसरा, फील्ड का मतलब जो भी कॉलम का नेम होता है। दूसरा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप क्या रखना है। तीसरा, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है। और फोर्थ में प्रॉपर्टी, इस फील्ड की कौन सी प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है। तो टोटल यहाँ पे डिजाइन व्यू से हम चार चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल की डिजाइन में, कि टेबल की फील्ड का नाम क्या रखना है, टेबल का डेटा टाइप क्या होगा, उस फील्ड का डिस्क्रिप्शन क्या देना है, और उस फील्ड की प्रॉपर्टी को कैसे सेट करना है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, गिव नेम ऑफ फील्ड, फील्ड का नाम दे सकते हैं। इससे हम डेटा टाइप मेंशन कर सकते हैं, गिव या सेट डेटा टाइप ऑफ फील्ड, फील्ड का डेटा टाइप सेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन से गिव स्मॉल डिस्क्रिप्शन ओवर द फील्ड। और लास्ट में है ऑफ द फील्ड। फिर नीचे जा रहा है, द हटा रहा हूं, ठीक है, बड़ा लग रहा था इसलिए। तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, प्रॉपर्टी सेट
FIL फील्ड प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे सेट करते हैं वो मैं अभी सिखाता हूँ आपको। तो टोटल हम टेबल की डिजाइन में 4 तरह के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इन 4 चीजों पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है डेटा टाइप और प्रॉपर्टी, बाकी ये 2 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्यों? क्योंकि फील्ड का नाम देना है, उसे सुधारना है, तो वो आपको पता है कि कैसे करना है, और उस फील्ड के बारे में कुछ आपको थ्योरी लिखनी है, डिस्क्रिप्शन देना है, तो वो दे सकते हो। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरी ये 2 टेबल पहले से बनी हुई है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक नई टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल बाद में क्रिएट करता हूँ, पहले आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट करें और इसके किसके व्यू में चले जाएं, डिजाइन व्यू पे चले जाएं। डिजाइन व्यू पे गए तो अगर आपको किसी भी फील्ड का नाम चेंज करना हो या कोई नई फील्ड ऐड करनी हो तो आप कहां पे कर सकते हैं, इस फील्ड नेम कॉलम पे। उस फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा वो यहां पर कर सकते हो। इस फील्ड के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो वो आप यहां दे सकते हो, और पर्टिकुलर किसी फील्ड की प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है तो प्रॉपर्टी आप यहां से सेट कर सकते हो। तो इसके जो डिजाइन व्यू का जो लुक एंड फील होता है वो 4 विंडो पर होता है, 4 ऑप्शंस पे होता है। फील्ड का नाम क्या रखना है, फील्ड का डेटा टाइप क्या देना है, फील्ड के बारे में कुछ छोटी सी डिस्क्रिप्शन क्या देनी है, और यहाँ पर हर फील्ड की आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उसको कैसे सेट करना है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप क्या होते हैं। फील्ड नेम पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके डिपार्टमेंट नंबर को चेंज करके कुछ दूसरा करना चाहूं तो वो कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ नया ऐड करना चाहूं, एज वगैरह, तो वो ऐड कर सकता हूँ, पर मैं अभी करूंगा नहीं। हमें क्या देखना है, डेटा टाइप। तो यहाँ पे डेटा टाइप और प्रॉपर्टी ये 2 बड़े ऑप्शन है। तो हम किस पे बात करेंगे अभी, डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फील्ड की प्रॉपर्टी को सेट करवा सकते हैं। तो डेटा टाइप, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, पहले डेटा टाइप का काम क्या है। इट इज यूज टू सेट स्टेटस ऑफ अवर फील्ड। हमारे फील्ड का स्टेटस क्या है उसको सेट करने के काम आता है। फील्ड का स्टेटस क्या है उसको सेट करने के ये काम आता है कौन, डेटा टाइप, है ना। ये फील्ड जो है वो न्यूमेरिक डेटा है, कैरेक्टर डेटा है, किस तरह का डेटा है, तो उसको सेट करने के लिए। अब यहाँ पे कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, देयर आर 4 कैटेगरी या टाइप ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप के 4 प्रकार। पहले जो होते हैं वो उसकी बात करें। पहला होता है, एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, इसको यहां कर देता हूं, इसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, इसको थोड़ा यहाँ अरेंज कर देता हूँ। तो पहला जो होता है वो कहता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप। दूसरी कैटेगरी होती है टेक्स्ट या स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तीसरी कैटेगरी होती है ओएलई डेटा टाइप, ओएलई नहीं, इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। और फोर्थ कैटेगरी होती है स्पेशल डेटा टाइप। तो टोटल इतनी कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या क्या आते हैं उसकी बात करते हैं। न्यूमेरिक में आता है ऑटो नंबर, ऑटो नंबर। दूसरा आता है नंबर, नंबर। नंबर में भी 2 कैटेगरी है, एक इंटीजर और एक फ्लोट या डबल। इंटीजर फ्लोट लिख देता हूं, है ना। फ्लोट में 2 होते हैं, फ्लोट में एक होगा सिंगल और एक होगा डबल। और इंटीजर में होगा, एक होगा इंटीजर और एक होगा लॉन्ग इंटीजर। नहीं, इसमें 4 होते हैं। पहला होता है, नहीं 3 होते हैं, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, ये 3-4 कैटेगरी होती है, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। इसमें 2 होते हैं। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको।
तीसरा होता है करेंसी, सॉरी करेंसी, करेंसी डेटा टाइप, है ना। ये टोटल इतने होते हैं न्यूमेरिक के अंदर। और नंबर की कितने डिवाइडेशन है, ये 2 डिवाइडेशन है। तो कैसे काम करते हैं मैं अभी सिखाता हूँ। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप कितने हो गए, ये हो गए 3 टाइप के। पहला है ऑटो नंबर, दूसरा है नंबर, तीसरा है करेंसी। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी बन गई, ऑटो नंबर, नंबर और करेंसी। अब आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में 2 होते हैं, एक होता है टेक्स्ट और एक होता है मेमो। टेक्स्ट और मेमो 2 होते हैं। अब जो 2010 के अलावा कुछ यूज कर रहे हैं ना, तो उनको यहाँ पे मिलेगा शॉर्ट टेक्स्ट और इनको मिलेगा लॉन्ग टेक्स्ट। 2013 के बाद इनके नाम चेंज कर दिए। 2010 के अलावा कुछ और है आपके पास, 13 है या 16 है या 19 है, तो आपको इसकी जगह पे मिलेगा शॉर्ट टेक्स्ट और इसकी जगह पे मिलेगा मेमो। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 2 हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में 2 होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में 2 होते हैं, पहला होता है OLE और दूसरा होता है अटैचमेंट। दूसरा होता है अटैचमेंट। तो 2 इसके अंदर होते हैं। और स्पेशल के अंदर क्या क्या आता है, स्पेशल के अंदर आता है पहला यस नो, यस नो। दूसरा आता है हाइपरलिंक। तीसरा आता है हाइपरलिंक। तीसरा आता है डेट टाइम, डेट टाइम। फोर्थ आता है यस नो डेट टाइम, हाँ कैलकुलेटेड या कैलकुलेट, कैलकुलेटेड नहीं कैलकुलेट। और लास्ट में होता है लुकअप, लुकअप विजार्ड। इतने डेटा टाइप होते हैं, है ना। एक आध छूट रहा होगा तो मैं लिख दूंगा बाद में। तो टोटल कितने डेटा टाइप है, इतने डेटा टाइप हैं। तो न्यूमेरिक के अंदर होते हैं ऑटो नंबर, नंबर और करेंसी। पहले बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप की, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ऑटो नंबर क्या करता है, ये जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है ये नंबर को स्टोर करने के काम आते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप का नाम से ही समझ में आ रहा है, इफ यू वांट टू स्टोर एनी न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा, मतलब डिजिट के फॉर्मेट में कोई डेटा है तो उसे स्टोर करना है तो हम किसका यूज करते हैं, इन 3 में से एक का। ऑटो नंबर का मतलब क्या होता है, ऑटो नंबर का यूज होता है किसी भी तरह के ऑटो जनरेटेड नंबर को स्टोर करने के लिए। यदि मैं किसी भी फील्ड को, है ना, ऑटो नंबर अगर डिफाइन करता हूं तो उसमें मुझे डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें डेटा ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी फील्ड है जहां पे मैं चाहता हूं कि जो डेटा है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो, रैंडमली जनरेट हो, मुझे वहां पे डेटा इंसर्ट ना करना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, ऑटो नंबर। तो इसको कहां कहां यूज करते हैं, जैसे मुझे आईडी बनानी है, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो, मुझे सोचना ना पड़े, या सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो, मुझे सोचना ना पड़े, है ना। या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अरे यार रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये मुझे सोचना ना पड़े, या ट्रांजैक्शन नंबर ये ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, है ना। इनके लिए मुझे अलग से कोई भी डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली डेटा क्या हो जाता है उस फील्ड में इंसर्ट हो जाता है और रैंडमली एक जो डिजिट होती है वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है। एग्जांपल बताता हूं, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से हम कोई ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ऑटो नंबर जनरेट होता है जिसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन आईडी। तो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है और आपके मोबाइल नंबर पे आ जाती है। तो उस ट्रांजैक्शन आईडी से क्या होता है, आप अपने आइटम के स्टेटस को चेक कर सकते हो कि कहां तक पहुंचा, कितने दिन में डिलीवरी आ जाएगी, वगैरह वगैरह। मतलब अपने ऑर्डर के, सॉरी आइटम बोल रहा हूं, अपने ऑर्डर के स्टेटस को क्या कर सकते हो आप, उसे देख सकते हो। किसके थ्रू, ट्रांजैक्शन नंबर के थ्रू। तो ट्रांजैक्शन नंबर कोई मैनुअली इंसर्ट करता है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो नंबर जनरेट करता है और उसके अंदर स्टोर कर देता है। वो कोई भी एक रैंडम नंबर हो सकता है। तो कभी भी आपको इस तरह का डेटा स्टोर करना है,
जहां पे ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक क्या करे, नंबर जनरेट करे और अपने में स्टोर कर दे और उसकी अपने आप एक ट्रांजैक्शन आईडी बन जाए। तो उस तरीके के काम के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑटो नंबर। तो इट इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली, इट इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली। ये जो नंबर होता है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, मुझे इसे जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है ना। ऑटोमेटिक इंसर्ट भी हो जाता है, मुझे यहाँ पे डेटा को डालना वगैरह नहीं पड़ेगा, है ना। तो कभी भी अगर मुझे इस तरह की नंबर टाइप की फील्ड हो, एग्जांपल मैंने ऊपर लिख दी है कि जैसे मुझे आईडी स्टोर करनी है, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता जाए, मुझे उसमें डेटा इंसर्ट ना करना पड़े या दिमाग ना लगाना पड़े, तो मैं उस फील्ड को क्या दे दूंगा, ऑटो नंबर। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, एक टेबल में एक ही ऑटो नंबर हो सकता है। वन टेबल have only one table have only one auto number field, दो नहीं हो सकती। एक टेबल में केवल एक ही ऑटो नंबर फील्ड होंगी, दो ऑटो नंबर फील्ड नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आते हैं न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब अगर कोई भी ऐसी फील्ड है जहां पे मुझे मैनुअली वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो मैनुअली वैल्यू को स्टोर करवाने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए मुझे इंप्लॉय का कोड इंसर्ट करना है ना, स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो मैं इसे कंप्यूटर पे नहीं छोड़ सकता, ये मुझे खुद ही इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो ऐसा न्यूमेरिक डेटा जिसे मुझे मैनुअली इंसर्ट करना है अपने फील्ड में, तो उसके लिए मैं उस फील्ड का टाइप क्या बनाऊंगा, ऑटो नंबर। जैसे कि मोबाइल नंबर है ना। पर एक चीज याद रखना, मोबाइल नंबर को यहां नहीं बनाते, मोबाइल नंबर को टेक्स्ट में बनाते हैं। अब बात आएगी सर मोबाइल नंबर को यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा है एग्जाम्पल में, क्यों दिक्कत है ऐसी, मोबाइल भी तो कलेक्शन ऑफ डिजिट ही होता है ना, और वो भी हम मैनुअली इंसर्ट करेंगे, तो इसको यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है। तो पहली चीज, इसके पहले पॉइंट को समझो। मैंने दो एग्जाम्पल लिख दिया, पहला पॉइंट क्या होगा इसका, इट इज यूज्ड टू स्टोर प्योर न्यूमेरिक डेटा, मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी कि उसमें कुछ कैरेक्टर हो गए, कुछ अल्फाबेट्स हो गए, ऐसा नहीं। प्योर न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए होता है वी हैव टू स्टोर डेटा मैनुअली। यहां पे मुझे डेटा को कैसे स्टोर करना पड़ता है, खुद ही डालना पड़ेगा, कंप्यूटर ऑटो जनरेट करके नहीं देगा। और थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन इन दिस फील्ड। इस टाइप की फील्ड्स में मैं किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैंने बनाए फिजिक्स के मार्क्स, ठीक है, मैंने बनाए केमिस्ट्री के मार्क्स, मैंने बनाए मैथ के मार्क्स। इनमें क्या करना है, मुझे डेटा को डालूंगा और इसमें मुझे प्रोसेस भी करनी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को जोड़ के टोटल मार्क्स बताओ, परसेंटेज बताओ, है ना, क्योंकि इस पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो ऐसा डेटा जिसपे मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उसी को क्या बनाओ, न्यूमेरिक। इस तरह का जो डेटा होता है इसे भी न्यूमेरिक बना सकते हो, मोबाइल नंबर को भी न्यूमेरिक बना सकते हो, ऐसा नहीं कि मोबाइल को बना नहीं सकते। पर ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होता कि मुझे इसे प्लस करना है या माइनस करना है या डिवाइड करना है, किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। तो न्यूमेरिक जो पर्टिकुलर होता है वो किसके लिए होता है, ऐसा न्यूमेरिक डेटा जिसपे मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। तो उस फील्ड का नाम क्या, उस फील्ड का डेटा टाइप आप क्या दो, न्यूमेरिक। बनाने को आप इसको भी न्यूमेरिक बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो, पर मोबाइल नंबर को हम जोड़ते घटाते हैं क्या, कि दो मोबाइल नंबर को जोड़ा तो तीसरा मोबाइल नंबर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस तरीके के काम के लिए हम इसको यूज नहीं करते। अगर हमें कोई भी कलेक्शन ऑफ डिजिट्स वगैरह स्टोर करनी है जिसपे हम न्यूमेरिक ऑपरेशंस करवा सकें, तो उस फील्ड को आप नंबर बनाओ। और ऑटो नंबर और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये एक ही हो सकता है पर ये मल्टीपल हो सकते हैं, है ना। वी कैन क्रिएट मल्टीपल न्यूमेरिक डेटा फील्ड। एक से ज्यादा न्यूमेरिक डेटा फील्ड बना सकते हैं, है ना। और इसकी कितनी कैटेगरी है, दो कैटेगरी है, इंटीजर, फ्लोट। न्यूमेरिक में भी दो तरह के डेटा होते हैं, एक इंटीजर टाइप के, एक फ्लोट टाइप के। इंटीजर इन तीनों में से कुछ भी बना लो, फ्लोट इन दोनों में से कुछ भी रख दो। तो इंटीजर डेटा क्या होता है, जो कि होल नंबर होते हैं, ऐसा डेटा
जो कि पूर्णांक संख्या होते हैं। होल नंबर मतलब पूर्णांक संख्या, ऐसे नंबर जो पॉइंट्स में नहीं होते। तो जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे 20, 30, 100, जो पॉइंट में नहीं है, ऐसी वैल्यू जो पॉइंट में नहीं होती, ऐसी वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है तो आप क्या लें, उसका इंटीजर। पहले न्यूमेरिक लें और फिर प्रॉपर्टी में जाके इंटीजर में से कोई ये टाइप चुने। तीनों में कुछ अंतर नहीं है, बस साइज का अंतर है। ये 1 बाइट का स्पेस लेता है, ये 2 बाइट का स्पेस लेता है, और ये 4 बाइट का स्पेस लेता है। मतलब कितना बड़ा नंबर है। तो होल नंबर को स्टोर करना है तो आप पहले नंबर लें और प्रॉपर्टी में जाके इन तीनों में से कोई एक ले लें, बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर होता है। उसके बाद इफ यू वांट टू स्टोर एनी डेसिमल नंबर, अगर डेसिमल नंबर टाइप का कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, डेसिमल टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू, आप क्या यूज करें, इसका यूज करें। मतलब कोई वैल्यू ऐसी है, जैसे प्राइस हो गई, यहां पे मैं प्राइस भी लिख देता हूं, जैसे प्राइस हो गया, है ना। अब ये फ्लोट में होता है, तो ऐसी फील्ड जो कि फ्लोट में हो सकती है, जिसमें पॉइंट में वैल्यूज हो, जैसे मैंने ये लिखा, कुछ भी ऐसी वैल्यू जो पॉइंट में हो। तो अगर आपको ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जो पॉइंट्स में होती है, तो उसके लिए आप क्या यूज करें, फ्लोट। बनेगा न्यूमेरिक, पर इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी होगी, या तो इंटीजर होगा या तो फ्लोट होगा। या तो इंटीजर होगा या तो फ्लोट होगा। तो ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिक डेटा किसे बनाएंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप किसका सेट करेंगे, ऐसी फील्ड जिसपे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। ऐसी फील्ड्स के लिए जैसे ये रोल नंबर वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, न्यूमेरिक बना सकते हो, पर इनको बनाया क्या जा सकता है, टेक्स्ट बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस पे हमें किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करना। तो आप जब भी कोई प्रोफेशनल डेटाबेस बनाओगे, उस समय आपको ये चीजें जो दिखेंगी वो कैरेक्टर टाइप की दिखेंगी, ना कि न्यूमेरिक टाइप की। तो ये क्यों होता है वो मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि इन पे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होता है ना। चलिए, करेंसी। करेंसी क्या होती है कि ये भी न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू स्टोर वैल्यू, इट इज यूज टू स्टोर वैल्यू एज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मैंने क्यों लिखा, सॉरी, ऐसी फील्ड जो नॉमिनल अकाउंट होती हैं, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, करेंसी। जैसे कि मान के चलिए मैंने कोई फील्ड करेंसी टाइप की बनाई, तो न्यूमेरिक जैसे सैलरी हो गया, जिसमें मुझे करेंसी का साइन चाहिए, रुपए पैसे से रिलेटेड थी, है ना। वैल्यू किससे रिलेटेड हो, कैश से रिलेटेड हो, उसी के जो डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं कैश के, उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, रेंट हो गया, है ना, सैलरी, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, डिस्काउंट, या फिर मैं बोलूं सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, बोनस, और हाइट विड्थ, हाइट विड्थ, मतलब ऐसी वैल्यू, अगर सॉरी हाइट विड्थ यहाँ पे मत रखो, हाइट विड्थ कहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, ठीक है, हाइट विड्थ वगैरह सब यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोट भी होती है, इंटीजर भी होती है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो न्यूमेरिक मतलब कैश से रिलेटेड हो, नॉमिनल अकाउंट हो, तो ऐसी फील्ड्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एक डिस्काउंट भी ले सकता था, मैं नहीं लिख रहा। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो, जिसमें आपको करेंसी का सिंबल चाहिए, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इट इज यानी इट्स प्रोवाइड अ करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल, ये हमें एक करेंसी का सिंबल देगा। जैसे मैं अभी डॉलर बना सकता हूं बस, तो मैं चाहता हूं कि जो भी करेंसी का सिंबल है वो आ जाए मेरे जो भी न्यूमेरिक डेटा है। तो मतलब जो भी न्यूमेरिक डेटा होगा, लाइक जैसे मैंने लिखा 20,000, तो वो ऐसा आएगा, $20,000, लाइक दिस। तो अगर मैं किसी की सैलरी स्टोर कर रहा हूं तो वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगी विद करेंसी। अब करेंसी डॉलर भी हो सकती है, रुपीज भी हो सकती है, यूरो भी हो सकती है, पॉन्ड भी हो सकती है। कौन सा सिंबल लेना चाहते हो सैलरी में, वो आपके ऊपर है। पर आप जब सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, उस समय आपने कंट्री क्या ली है वो डिपेंड करेगा। तो ये कंट्रोल पैनल से जाके चेंज होता है, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। एक चीज और याद रखना, 2010 में आप रुपीज सिंबल यूज नहीं कर सकते, पर 13 वगैरह ये रुपीज सिंबल उसमें आ गए हैं, वहां पे यूज हो जाता है ना, डॉलर की जगह रुपीज दिखने लगता है। बस आपको अपने
कंट्रोल पैनल में जाके जो कंट्री और रीजन है वहां पर आपको इंडिया करना पड़ेगा। अगर आपने यूके चुन के रखा है तो वो डॉलर ही दिखाएगा। तो ये आपके डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है कि डॉलर दिखाए या रुपीज दिखाए। कैसे करते हैं लास्ट में बचेगा तो मैं बताऊंगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, इस पे भी मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकता हूं। इट इज यूज टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। इस पे भी मैं किसी भी तरह की कैलकुलेशन को परफॉर्म करवा सकता हूं, और ये भी मल्टीपल हो सकते हैं, तो वो पॉइंट नहीं लिख रहा। तो दो तीनों ही क्या है, न्यूमेरिक डेटा है। ये भी न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, ये भी क्या यूज करता है, और ये भी स्टोर करता है। तीनों के इफ बट क्या है मैंने आपको बता दिया, तीनों के क्या फायदे नुकसान है, कब किसको लेना चाहिए कब किसको नहीं लेना चाहिए, ये सारा मैंने न्यूमेरिक में आपको बता दिया। अब बात करते हैं टेक्स्ट टाइप का डेटा। अब टेक्स्ट टाइप का डेटा क्या होता है कि किसी भी तरह का नाम वगैरह स्टोर करना है, किसी भी तरह के डिस्क्रिप्शंस वगैरह स्टोर करने हैं, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट या मेमो बनाना पड़ेगा, दो में से एक। तो इसका काम क्या होता है कि न्यूमेरिक डेटा से मैं क्या कर सकता था, न्यूमेरिक टाइप की डेट वैल्यू को स्टोर करवा सकता था, बट इससे मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकता हूं। अब पहला जो इसमें होता है वो होता है टेक्स्ट। पहला जो है इसमें क्या है, टेक्स्ट। इट इज यूज टू स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू। इससे हम क्या करवा सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू। और स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, @ क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह, या फिर स्पेशल कैरेक्टर हो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग कहलाता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे ईमेल एड्रेस, मुझे किसी व्यक्ति का ईमेल एड्रेस स्टोर करना है, तो ईमेल में अगर आप गौर करो तो डिजिट भी होते हैं, कैरेक्टर भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं। या फिर मुझे किसी इंप्लॉय का नेम स्टोर करना है, तो मैं ई नेम को भी क्या बना सकता हूं, कैरेक्टर, क्योंकि एक नाम है। स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है तो मैं क्या बना सकता हूं, एस नेम, है ना। तो स्टूडेंट का नेम, या किसी सेल्समैन का नेम स्टोर करना है, बुक का नेम स्टोर करना है, सॉरी बुक का नेम स्टोर करना है, तो आप उसके लिए क्या बना सकते हो, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमेशा यूज होता है स्मॉल टाइप की स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए। सॉरी, यूज टू स्टोर एनी स्मॉल टाइप ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। स्मॉल टाइप की स्ट्रिंग वैल्यू, बड़ी नहीं। और स्मॉल मतलब कितनी, लेंथ इन बिटवीन, ये आया एग्जाम में, जिसकी लेंथ होती है वो होती है 0 से 255 कैरेक्टर। मतलब इसमें आप 256 कैरेक्टर से बड़ा नाम स्टोर नहीं कर सकते। इसकी लेंथ कितनी होती है, 255। मतलब ये 255 इसलिए होता है क्योंकि 0 से शुरू होता है, तो टोटल कितने होगा, 256। तो टोटल 256 कैरेक्टर तक इतनी बड़ी वैल्यू ही मैं किसके अंदर स्टोर करवा सकता हूँ, इससे। तो कोई भी छोटा कैरेक्टर टाइप की फील्ड हो, उसको अगर मुझे स्टोर करवानी है तो मैं क्या यूज लूंगा, टेक्स्ट को यूज करूंगा। और इस पे मैं किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकता, है ना। ये तो आपको पता ही है कि मैं दो नाम को जोड़ के एक तीसरा नाम नहीं बना, क्योंकि वो न्यूमेरिक ऑपरेशंस के लिए नहीं कि दो चीजों को इंटू कर दिया, दो नाम को इंटू कर दिया। तो इस तरीके की चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी बना सकते हो, है ना। आप सोचोगे सर मोबाइल नंबर, तो रीजन क्या होता है मैं बता दिया। रोल नंबर, मोबाइल नंबर, वो सारी चीजें भी हम किससे बनाते हैं, टेक्स्ट से बनाते हैं। दूसरी चीज आती है मेमो। इट इज यूज टू स्टोर लॉन्ग वैल्यू, लॉन्ग टेक्स्ट वैल्यू। अगर मुझे लॉन्ग टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करवानी है अपनी फील्ड के अंदर, तो उसका डेटा टाइप में क्या रखूंगा, मेमो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मुझे डिस्क्रिप्शन, किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन करना है, रिमार्क करना है, कमेंट करना है, आप उसे 255 कैरेक्टर में तो नहीं कर सकते। फीडबैक देना है तो आप उसे नहीं दे सकते, तो फीडबैक वगैरह देना है। तो ऐसी अगर फील्ड्स बना रहे हो आप कि जिसमें आपको किसी इंप्लॉय का डिस्क्रिप्शन देना है, या किसी इंप्लॉय के बारे में रिमार्क या कमेंट करना है, या किसी इंप्लॉय के बारे में फीडबैक देना है, तो ऐसी फील्ड्स के लिए हम क्या बनाते हैं, मेमो। मतलब बड़ा टेक्स्ट डेटा हो, है ना, छोटा 255 के कैरेक्टर के अंदर का ना हो, उससे भी बड़ा हो। और इसकी लेंथ कितनी होती है,
इन बिटवीन मेरे ख्याल से 65,536 होती है, आप बुक में देखिएगा, ठीक है, 65,000 बुक में मिल जाएगी आपको ये सारी चीजें। तो 65,536, तो ये इसकी लेंथ होती है, मतलब इतना बड़ा डेटा आप स्टोर करवा सकते हो अपने टेक्स्ट टाइप की फील्ड में। तो यहाँ पर दो तरह की टेक्स्ट टाइप की फील्ड थी, एक था टेक्स्ट, एक था मेमो। अब आते हैं ओएलई। ओएलई का मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब किस तरह का डेटा, बाइनरी डेटा, इसको नीचे लिखूंगा, बाइनरी डेटा। यदि मुझे बाइनरी डेटा स्टोर करवाना है जो 0-1 के फॉर्मेट में होता है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का। तो यहाँ पे दो हैं। तो यहाँ पर जैसे मुझे किसी की इमेज स्टोर करवानी है, कोई पिक्चर स्टोर करनी है, कोई वीडियो स्टोर करना है ना, या फिर हाँ, तो इस तरीके का जो डेटा होता है उसको मुझे यहाँ पे स्टोर करवाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ओएलई। और ओएलई का फुल फॉर्म आया है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, चाहे वर्ड में पढ़ो चाहे वहां पढ़ो, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। पेस्ट स्पेशल को भी यही बोलते हैं। वर्ड में जब मैंने पेस्ट स्पेशल पढ़ाया था तो मैंने बताया था पेस्ट स्पेशल का एक दूसरा नाम क्या है, ओएलई। तो ओएलई डेटा टाइप में क्या कर सकते हैं हम, किसी भी तरह की इमेज, पिक्चर, वीडियो, इस तरह के डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, जो कि बाइनरी डेटा होती है। मतलब ये कोई टेक्स्ट डेटा नहीं है, एक बाइनरी डेटा है ना, जो 0-1 के फॉर्मेट में होता है। उसके बाद वी कैन यूज वन इमेज एट अ टाइम। हम एक बार में एक ही इमेज यूज कर सकते हैं, इसका यही डिसएडवांटेज है। एक ही इमेज इंसर्ट होगी, एक ही वीडियो इंसर्ट होगा, एक ही पिक्चर इंसर्ट होगी, एक साथ में दो वीडियो को इंसर्ट नहीं करवा सकते। जबकि अटैचमेंट भी सेम यही काम करता है, अटैचमेंट भी सेम यही काम करता है, बट इसमें एक खासियत है कि ये सारी चीजें तो कर ही सकता है, ये डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स मतलब पीडीएफ की फाइल हो, या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट वगैरह वगैरह, जो आप पीडीएफ की या वर्ड की फाइल बनाते हो, है ना, तो उनको भी ये स्टोर करके रख सकता है। तो यहां पर ये होता है। दूसरी चीज, वी कैन स्टोर मोर देन वन डेटा फॉर वन रिकॉर्ड। हम एक रिकॉर्ड के लिए एक से ज्यादा, सॉरी, एक रिकॉर्ड के लिए एक से डेटा को स्टोर, एक से ज्यादा डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति के 5 डॉक्यूमेंट है तो वो भी यहां पर स्टोर होगा, पर ये एक व्यक्ति के लिए एक ही मतलब इमेज वगैरह स्टोर करेगा। तो ओएलई कब बनाते हैं, जैसे मुझे इंप्लॉय की इमेज स्टोर करवानी है ना, मैं उसके डेटा के साथ साथ, उनकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसकी इमेज भी चाहता हूं, तो वो भी मैं इसके थ्रू करवा सकता हूं। बट एक बार में एक ही करेगा, दूसरा करने की कोशिश करोगे तो पुराना वाला हट जाएगा, नया वाला आ जाएगा, ओवरराइट कर देगा। जबकि ये ऐसा नहीं करेगा, ये 4-5 जितनी भी चीजें आप उसके अंदर डालोगे उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अटैचमेंट, जैसे मेल में अटैचमेंट होता है। फिर आते हैं हमारे पास स्पेशल डेटा टाइप। स्पेशल डेटा टाइप में होता है यस नो, इसे कहते हैं लॉजिकल डेटा टाइप। ऐसा डेटा टाइप जिसका आंसर या तो हाँ होता है या तो ना होता है। कोई ऐसी फील्ड है जिसमें या तो आपको आंसर ट्रू में देना है या तो फॉल्स में देना है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे मैंने कहा मैरिटल स्टेटस है ना, आप मैरिड हैं या नहीं, तो यस या नो, उसके अलावा उसे कुछ नहीं जानना। आपने आधार कार्ड सबमिट किए या नहीं, यस या नो, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा जहां पे आंसर यस नो में होता है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, लॉजिकल डेटा टाइप यस नो का, है ना। तो इसके लिए क्या हो, मैंने एग्जांपल बताया, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। तो अगर आपको किसी का मैरिटल स्टेटस स्टोर करवाना है ना, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, इस यस नो वाले का। हाइपरलिंक मतलब आपको किसी भी तरह की लिंक को स्टोर करवाना है। लिंक का मीनिंग क्या होता है, या तो वेबसाइट की कोई लिंक हो, HTTP कॉलन वगैरह, या फिर आपका कोई ईमेल एड्रेस हो, है ना, उसको स्टोर करवाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, हाइपरलिंक का। तो अगर कोई आपका वेबसाइट एड्रेस है उसको स्टोर करवाना है तो उस फील्ड के डेटा टाइप को आप ये करें। और अगर आपको डेट टाइम स्टोर करवानी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग,
डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना, लाइक, है ना, या फिर टाइम मतलब ओवर टाइम, टाइम का मतलब जैसे ओवर टाइम, कितना ओवर टाइम किया सामने वाले ने। तो इस तरह की फील्ड में अगर आपको इस तरह का डेटा डाल रहे हो फील्ड में, तो आपको उसका डेटा टाइप क्या रखना पड़ेगा, डेट टाइप। कैलकुलेटेड से वी कैन क्रिएट, अभी मैं नीचे वाले दो बाद में सिखाऊंगा, वी कैन क्रिएट पर डेफिनेशन समझ लो। वी कैन क्रिएट ऑटो कैलकुलेटेड फील्ड, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक ऑटो कैलकुलेटेड फील्ड बना सकते हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हो तो वहां पे जैसे आप कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करते हो तो 4-5 ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं और उनमें से किसी एक ऑप्शंस को चुनना पड़ता है। जैसे मान के चलो मेरी एक सिटी है, तो सिटी में मेरे पास मेरी जो कंपनी है वो 3 ही सिटी में, भोपाल, इंदौर और उज्जैन, केवल 3 जगह पे मेरी कंपनी है। कोई कलकत्ता ना डाल दे, जबलपुर ना डाल दे, कुछ ऐसी सिटी ना डाल दे जहां पे मेरा कारोबार है ही नहीं। तो मैंने एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक लिस्ट बना के दे दी कि इन 3 में से ही एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लुकअप विजार्ड का। तो टोटल हमारे पास इतने होते हैं एक बार में, तो टोटल हमारे पास कितने डेटा टाइप हैं, इतने डेटा टाइप हैं। तो टोटल कितनी कैटेगरी है, 4 कैटेगरी। यदि मैं किसी तरह का न्यूमेरिक डेटा स्टोर करवाना चाहता हूं तो इसको यूज करूंगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाहता हूं तो इसको, ऑब्जेक्ट टाइप का करवाना चाहता हूं तो इसको, और स्पेशल टाइप के डेटा टाइप ये है। इसके आगे पहले मैं इसको बना के दिखा देता हूं। एक्चुअल में जो मैंने टेबल इंपोर्ट करी है, काम तो मैं इसी पे करूंगा, पर एक आपको एक नई टेबल क्रिएट करके बता देता हूं और उसमें 1-2 रिकॉर्ड इंसर्ट करके बता देता हूं कि कैसे काम होता है ना, टेबल कैसे बनाते हैं। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं टेबल को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक बहुत बड़े हैं, ये 2 छोटे हैं, ये हल्का सा बड़ा है और ये भी बहुत छोटा टॉपिक, यानी 3 टॉपिक छोटे और ये 3 टॉपिक बड़े। सबसे ज्यादा टाइम यही लेंगे, टेबल, क्वेरी, रिलेशनशिप। बाकी ये 3 टॉपिक तो 10-10, 15-15 मिनट के। चलिए, तो यहाँ पर ये हमने डेटा टाइप कर लिया। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि टेबल को क्रिएट कैसे करना है। तो अगला टॉपिक है हाउ टू क्रिएट टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं जाऊंगा क्रिएट टैब में, और क्रिएट टैब में जाने के बाद मैं जाऊंगा टेबल डिजाइन पे और इस पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं कहां गया, क्रिएट टैब पे जाऊंगा, यहाँ पे टेबल्स ब्लॉक मिलेगा, उसके अंदर टेबल डिजाइन या टेबल दोनों में से कोई सा भी ले लो, ठीक है। तो टेबल्स ब्लॉक के अंदर टेबल डिजाइन मिलेगा या टेबल, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको ले लो, ठीक है। तो यहां पर मैं केवल एक तरीके से टेबल बनाना सिखा रहा हूं, सारे तरीके से नहीं। एक तरीके से आ गई तो इसको भी आप चेक कर लोगे कि कैसे बनता है। तो मेरे को एक टेबल क्रिएट करनी है, तो मैं क्रिएट पे गया, टेबल्स ब्लॉक में मैंने टेबल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए टेबल क्रिएट हो गई जिसमें आईडी फील्ड ऑलरेडी बनी आ रही है ना। तो जैसे मैं टेबल क्रिएट करता हूं, बाय डिफॉल्ट इट गिव अस आईडी फील्ड जिसका डेटा टाइप ऑटो नंबर होता है। मैं अभी दिखाता हूं इसका डेटा टाइप क्या होगा, ऑटो नंबर। तो ये ऑटोमेटिकली हमें एक फील्ड बना के देता है, कौन, टेबल। पहला काम तो ये हो गया कि टेबल क्रिएट करी, तो उसके साथ साथ क्या चीजें चलती हैं वो भी बता रहा हूं। दूसरी चीज, दूसरी स्टेप में मुझे क्या करना है, सेव टेबल। कभी भी टेबल क्रिएट करो, सबसे पहले सेव कर लो, और सेव के लिए क्या होता है, कंट्रोल एस करो और टेबल का एक नाम दे दो, गिव टेबल नेम, जो भी एक टेबल का नाम देना है वो दे दो। तो दूसरी प्रोसेस, जैसे आपने टेबल बनाई, कंट्रोल एस करो, ये विंडो आ जाएगी, यहाँ पे टेबल का नाम दे दो। तो मैं दे देता हूं टेबल का नाम एम्प्लॉय। तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का टेबल, तो जो मैंने टेबल क्रिएट करी वो सेव नहीं थी, तो उसको मैंने एम्प्लॉय नाम से सेव कर दिया, है ना। अब इसके डिजाइन व्यू पे जाओ, तो कैसे जाओगे, इसको सेलेक्ट किया, व्यू पे गए, डिजाइन व्यू पे गए, तो इसके डिजाइन पे आ गए। आप चाहे तो इसे डिलीट कर दें, अपने अकॉर्डिंग सारा काम कर लें, या मैं कभी भी ध्यान रखना कि एक आईडी फील्ड हमेशा होनी चाहिए। अब ये प्राइमरी की क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, अभी डेटा टाइप पे ध्यान दे रहा हूं।
तो ये जो फील्ड है ये आई है, तो इसे रहने दो, इसको डिलीट मत करो कभी भी। एक टेबल में एक प्राइमरी की होना जरूरी है, ठीक है। और आईडी में कभी भी आपको डेटा डालना नहीं पड़ेगा, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, जैसे एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी आईडी, आपने नाम चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हमेशा बने रहने दो। और इसको आप क्या कर दो, ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर का फायदा क्या है कि इसके अंदर आपको कभी डेटा डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट होंगे और वो इंसर्ट होते जाएंगे, है ना। तो इसको हमेशा रहने दो, इसको डिलीट मत करो। फिर आगे चल के अब जैसे मुझे इंप्लॉय का नेम स्टोर करना है, तो मैंने बनाया ई नेम, और ई नेम क्या है, एक टेक्स्ट वैल्यू है, तो मैं यहां से क्या ले लूंगा, टेक्स्ट, इसका डेटा टाइप टेक्स्ट। इसी तरह से इंप्लॉय की सिटी, ई सिटी, इंप्लॉय की सिटी, तो इसको भी मैं क्या ले लूंगा, टेक्स्ट। इसी तरह से इंप्लॉय सैलरी, अब सैलरी को क्या लूंगा, करेंसी, क्योंकि सैलरी में मुझे डॉलर का साइन चाहिए। उसके बाद इंप्लॉय डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट को भी मैं क्या ले लूंगा, टेक्स्ट। इंप्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसको मैं लूंगा डेट टाइम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को मैं क्या लूंगा, हाइपरलिंक, या फिर मैंने बोला मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, इसको मैंने लूंगा यस नो, यस नो, क्योंकि इसमें या तो मुझे आंसर यस चाहिए या तो नो चाहिए। दूसरा इंप्लॉय इमेज, स्पेस नहीं लेता, ध्यान रखना, इंप्लॉय इमेज मतलब इंप्लॉय की एक फोटो चाहिए मुझे, तो उसके लिए लूंगा OLE, OLE। और दूसरा जैसे इंप्लॉय के डॉक्यूमेंट, इंप्लॉय डॉक्यूमेंट, उसने जो डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी या PDF फाइल सबमिट की है, उसको लूंगा अटैचमेंट। आप ऐसे कॉम्बो बॉक्स से कर लो, मैं लिख के काम चला रहा हूं। अटैचमेंट ले लिया। इसके बाद और कौन कौन से डेटा टाइप बते, ऑटो नंबर, करेंसी, नंबर। नंबर में मैंने जिससे ले लिया इंप्लॉय की एज, मैंने ले ली नंबर, नंबर डेटा टाइप में, है ना। या फिर मैं ऊपर भी एक फील्ड डाल देता, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट रो की और यहाँ पर कर दिया इंप्लॉय कोड, इसको भी मैंने क्या कर दिया, नंबर, इंप्लॉय कोड नंबर। अब जैसे आप यहाँ पे नंबर सेट करते हो, तो देखो यहाँ पर फाइल फॉर्मेट में यहाँ पे आ रहा है फील्ड साइज, तो यहाँ पे देखो 3 है, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल और डबल। सिंगल डबल किसके लिए, फ्लोट वैल्यू के लिए, और बाइट, इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर किसके लिए है, इंटीजर वैल्यू के लिए, मतलब होल नंबर के लिए। तो अगर डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो सिंगल या फ्लोट लो, और अगर आपको होल नंबर स्टोर करने हैं तो आप बाइट, इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर में से कोई एक ले लो। बाय डिफॉल्ट होता है लॉन्ग इंटीजर, तो यहां से करते हैं चीज। बाकी यहाँ पे सारा डेटा डाल दिया। इसके बाद और कोई सी फील्ड बची है, मेमो, तो मेमो के लिए मैंने लिख दिया इंप्लॉय रिमार्क, भाई बॉस नौकरी छोड़ के जाए तो उस इंप्लॉय के बारे में रिमार्क डाल के जाए, तो उसे किस में रख लिया मैंने, मेमो में। तो देखिए यहाँ पे जैसी मेमो लिया तो फील्ड साइज प्रॉपर्टी हट गई, पर टेक्स्ट में दिखाऊं कितना साइज होता है, देखिए 255, टेक्स्ट का कितना है 255, पर मेमो का होता है 65,000 के समथिंग, जो दिखाई नहीं देता। मतलब अनलिमिटेड डेटा तो स्टोर कर ही सकते हैं, कितना भी बड़ा कंटेंट हो, पूरा का पूरा पेज टाइप कर सकते हैं मेमो के अंदर। तो इस तरीके से मैंने डेटा ले लिया। अब 2 चीजें बची है, कैलकुलेटेड और लुकअप, इसको मैं अभी आगे चल के बताता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। कंट्रोल एस किया, अब इसके इफ बट समझ लो क्या है। तो जो भी डेटा टाइप था वो मैंने सेट कर दिया। अब मैं डिजाइन व्यू पे जाऊंगा डेटा को इंसर्ट करने के लिए। इसमें मुझे डेटा नहीं डालना, ऑटोमेटिक जनरेट होगा। मैंने कोड डाला 101, देखिए वहां पे 1 अपने आप आ गया। इंप्लॉय का नाम दे दिया मैंने रवि, सिटी दे दी मैंने भोपाल, सैलरी दे दी मैंने 50,000, डिपार्टमेंट मैंने दे दिया कंप्यूटर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं कुछ भी ले रहा हूं अभी, आप अपने हिसाब से ले लेना, कौन से ईयर में कौन सा, मैं मान के चलिए पीछे का कर देता हूं, 2020 में मैंने ये वाले डेट ले ली, ठीक है। आप 85, 89 या आप हाथ से भी टाइप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने ये यहां से नहीं सेलेक्ट करना, तो आप लिख दो 20/10/1985, जैसे मैंने ये लिख दिया और टैप कर दिया। अरे सॉरी, मंथ गलत हो गया, 20/10/1985, 10वां महीना 20 तारीख और 1985, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस ravi.tripathi 800@gmail.com। मैरिटल स्टेटस यस,
एम्प्लॉय की इमेज डालनी है, तो इस पे क्या करना है, राइट क्लिक, इस पे राइट क्लिक करना है इमेज के लिए, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहां जाना है, इसके बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाना है, यहां से ब्राउज करनी है इमेज कहां पर है। तो मैंने कल डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस बनाई थी, इमेजेस, और कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज ले लेता हूँ, और ओके, तो ये यहाँ पे स्टोर हो गई। अब एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट वगैरह करने हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे थे, यहाँ डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक किया, ऐड किया, ऐड करने के बाद मान के चलो ये 12th की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट, ये बीएससी, एमएससी, पीजी, जो भी है एमटेक वगैरह सबकी मार्कशीट मैंने यहाँ पे लगा दी, ओके कर दिया, और यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये इसके कितने डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गए, 6 डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब एम्प्लॉय की एज देनी है, एज दे दो, उसको कुछ रिमार्क देना है, कुछ भी उसके बारे में लिखना है वो दे दो, और कंट्रोल एस से सेव कर दो और टैप करके आगे आ जाओ। तो ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, है ना। तो यहां पर मैंने क्या किया, सारी एग्जाम्पल सब कुछ एक साथ ले लिया एक। अब मैं सारे रिकॉर्ड नहीं डालने वाला, यहाँ पे केवल आपको सिखाने के लिए मैंने इसमें एक रिकॉर्ड डाल दिया कि कैसे करना है। तो ध्यान रखना, इमेज करोगे तो राइट क्लिक, और अटैचमेंट करोगे तो डबल क्लिक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये काम हम इससे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एम्प्लॉय का एक डेटा स्टोर कर दिया। अब दूसरी चीज मैं सिखा रहा हूँ वो देखें। तो पहले टेबल क्रिएट और उसके डेटा टाइप देख के हमने एक टेबल क्रिएट करी। अब सिखा रहा हूँ हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाए? तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैं सिटी फील्ड को चुनता हूं, जैसे मेरी कंपनी जो है वो 3 ही सिटी में है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, और मैं चाहता हूं कि केवल उन्हीं में से कोई चुने, कोई दूसरी सिटी ना डाल दे, इंसर्ट ना कर दे कि कोई जबलपुर डाल दे या कोई दूसरी सिटी डाल दे, कटनी वगैरह डाल दे, तो वो नहीं करना है। तो मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे ये लिमिटेड हो जाए और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन खुले। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डिजाइन व्यू पे, डिजाइन व्यू पे जाने के बाद मुझे किसे सुधारना है, सिटी को, सिटी को लेना है, यहां पे जाना है और क्या करना है, लुकअप विजार्ड, इसका डेटा टाइप चेंज करके लुकअप विजार्ड करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये पहला ऑप्शन क्या होता है ये बाद में, अभी मुझे क्या करना है, सेकंड वाला, जब मैं रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा, पहले वाले ऑप्शन को रिलेशनशिप में। अभी मुझे ये समझना है, इससे क्या है, मुझे एक नई लिस्ट टाइप करनी है, यस, नेक्स्ट। फिर यहां पर मैंने क्या कर दिया, दे दिया यहाँ पे सिटी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या उज्जैन, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, वो कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। पर फिनिश करने से पहले ये 2 ऑप्शन समझो, लिमिट टू लिस्ट। क्या समझ में आया कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन, इन 3 में से ही एक डालूं। अगर मैं जबलपुर डालने लगा तो एरर आ जाएगा। अगर मैं किस पे टिक कर दूंगा, इस पे, अगर मैं इस पे टिक कर दूंगा तो एरर आएगा। तो मैं अगर लिस्ट को लिमिट करना चाहता हूं तो इसको टिक करो, पर आपकी रिक्वायरमेंट है कि जबलपुर भी इंसर्ट कर सके, कटनी भी इंसर्ट कर सके, है ना, बड़वानी, इंदौर वगैरह कुछ भी इंसर्ट कर सके, तो आप इसको अनटिक रखो भाई आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो लिमिट टू लिस्ट का मतलब जो मैंने सिटी मेंशन करी है उन्हीं में से एक डाल सके। तो मेरी रिक्वायरमेंट अभी क्या है कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में से ही एक चुन सके, दूसरा काम ना कर सके। दूसरा ऑप्शन, अलाउ मल्टीपल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, एक रिकॉर्ड की 3 वैल्यू भी हो सकती है। जैसे मान के चलो एड्रेस टाइप की फील्ड है, तो एड्रेस मेरा इंदौर में भी मकान है, भोपाल में भी मकान है, तो मेरे एड्रेस कितने हो गए, 2 एड्रेस हो गए। तो दोनों के दोनों एड्रेस एक्सेप्ट करें एक रिकॉर्ड के लिए। मतलब अगर आप इस फील्ड में ऐसे बना दोगे तो आप इंदौर भी सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, इंदौर भी सेलेक्ट कर सकते हो, भोपाल भी सेलेक्ट कर सकते हो, और दोनों किस एक ही रिकॉर्ड के लिए रहेंगे। मतलब जो फील्ड है वो मल्टीपल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। बट अगर मैं इसे टिक ना करूं तो मैं एक रिकॉर्ड के लिए एक ही वैल्यू होगी, या तो इंदौर, या तो भोपाल, या तो उज्जैन, है ना। इन तीनों में से कोई एक ही वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूं, 2 वैल्यू एक रिकॉर्ड के लिए इंसर्ट नहीं कर सकता। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। तो मैं रवि नाम का रिकॉर्ड है, उसमें मैं भोपाल सिटी भी मेंशन कर सकता हूं, इंदौर भी कर, जैसे मैनेजर है, मैनेजर 2 जगह का काम देखता है, भोपाल का भी, इंदौर का भी, तो मेरे को उसकी दोनों सिटी मेंशन करनी है, भोपाल और इंदौर बोथ। तो इसको अलाउ मल्टीपल वैल्यू को यस कर दूंगा। पर अभी मुझे ऐसा नहीं करना, एक फील्ड के लिए एक सिटी, एक व्यक्ति की एक सिटी, इसको फिनिश कर देना है। ये हो गया। जब हम डेटा शीट व्यू पे जाएंगे, इसको सेव कर लो कंट्रोल एस से, जब हम डेटा शीट व्यू पे जाएंगे और सिटी पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में या तो भोपाल, या तो उज्जैन, या तो जबलपुर, इस तरीके, सॉरी कटनी, अरे यार, भोपाल, इंदौर या उज्जैन में से कोई एक चीज
मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने वो अलाउ मल्टीपल यस किया होता तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे आप दो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते, यहाँ से कंट्रोल दबा के दो वैल्यू करते, यहाँ पे दोनों वैल्यू शो हो जाती कॉमा लगा के। करके देखिएगा करके देखिएगा। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरीके से मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करी। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिटी का एग्जांपल लिया। सिटी में मुझे मेंशन करना है भोपाल, इंदौर और उज्जैन। ठीक है, ये तीन सिटी में से एक ले सके। तो इसके लिए मैंने क्या किया, गो टू डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू पे जाना है, सेलेक्ट सिटी फील्ड, आप किसी पे भी कर सकते हो, ये एग्जांपल है, और चेंज डेटा टाइप टेक्स्ट टू लुकअप। जैसे ही मैं उसे टेक्स्ट टू ये करूंगा, चेंज करूंगा, लुकअप विंडो डिस्प्ले, एक लुकअप विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। इस विंडो में पहले मुझे ऑप्शन चुनना पड़ेगा। अब मेरे को ऑप्शन का नाम याद नहीं है पर मुझे उसका मीनिंग पता है। वी कैन क्रिएट ओन लिस्ट, खुद की लिस्ट बनाना चाहता हूं तो इस ऑप्शन को चुनना है। वहां पे कुछ और है, ये मैंने अपने मन से लिख दिया है। मतलब उस ऑप्शन का मीनिंग यही था कि हम अपनी खुद की लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो जैसे करेंगे तो लिस्ट की विंडो आएगी, तो वहां पे लिख देंगे भोपाल, इंदौर, उज्जैन। ठीक है, इनमें अब इसके बाद दो चीजें आती हैं, लिमिट टू लिस्ट, अलाउ मल्टीपल वैल्यू। अलाउ मल्टीपल वैल्यू, इन दोनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसकी कोई डिटेलिंग नहीं देने वाला मैं। ठीक है, और इसको करने के बाद लास्ट में कर दिया फिनिश, काम खत्म। तो जब हम डेटा शीट व्यू में जाके एंट्री करेंगे तो मैं इनमें से तीन को एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इन दोनों के मीनिंग क्या होते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब अगली रिक्वायरमेंट, हाउ टू एड न्यू सिटी इन लुकअप फील्ड। लुकअप फील्ड मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट में। भाई अब मैंने तो बना ली, अब मुझे मेरी एक कंपनी जबलपुर में वो भी ओपन हो गई, तो मुझे यहाँ पे एक जबलपुर का भी ऑप्शन चाहिए। तो वो कैसे करूं, तो उसके लिए यहां जाओ, डिजाइन व्यू पे जाओ, डिजाइन व्यू पे जाने के बाद सिटी पे क्लिक करो, सिटी पे क्लिक करो, और यहां पे जाने के बाद यहाँ पे दो टैब है प्रॉपर्टी में, जनरल और लुकअप। तो लुकअप पे क्लिक करना है। आप यहाँ देखोगे रो सोर्स दिख रहा है, तो यहाँ पे वो सारी सिटी आपको दिख रही है। तो यहाँ कॉमा लगाओ और डबल कोट्स में जबलपुर भी मेंशन कर दो और डबल कोट्स बंद, और कंट्रोल एस से सेव करो, वापस आओ डेटा शीट पे। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जबलपुर भी आ गया। तो कैसे करना है वो भी बता दिया। तो क्या किया मैंने, यही सिटी वाली फील्ड थी, कंट्रोल सी, एक सेकंड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे सिटी के लिए था, ये जाना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको तो वैसे भी ये लुकअप में ही है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लुकअप डेटा टाइप में है ना। अब इसमें क्या करना है, गो टू फील्ड, अरे यार, फील्ड प्रॉपर्टी विंडो, सेलेक्ट, कौन सा था, लुकअप, लुकअप टैब। वहां पे आपको एक लुकअप टैब मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा रो सोर्स। उस रो सोर्स में आपको ये तीनों चीजें मेंशन मिलेंगी। कैसे, भोपाल, कॉमा, इंदौर, कॉमा, उज्जैन, वहां पे ऑलरेडी। तो इसी के आगे क्या जोड़ दो आप, जबलपुर, तो यहां पर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब अगली चीज, अगला टॉपिक, टेबल ही चल रहा है अभी तक, टेबल खत्म नहीं हुआ।
टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कहां कहां पे आएंगी, वो सारी चीजें। अगली चीज है हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे, है ना। तो कैलकुलेटेड फील्ड के लिए मैं मान के चलिए सैलरी का एग्जांपल लूंगा, ई सेल का। इसका मैंने डेटा टाइप दिया करेंसी, इसका एग्जांपल लेके चलूंगा, ठीक है। तो इसको पहले करके दिखा देता हूं। यहां गया, अब जैसे सैलरी है, सैलरी के आधार पर मुझे इंप्लॉय का बोनस कैलकुलेट करना है और उसको फील्ड पे लगाना है। तो पहले तो मैं जाऊंगा डिजाइन व्यू पे, यहां पे मुझे एक नई फील्ड क्या लानी है, बोनस। तो एम्प्लॉय बोनस करके मैंने एक फील्ड बना ली, बट ये फील्ड क्या होगी, कैलकुलेटेड होगी। यहां जाना है, कैलकुलेटेड लेना है। यहां पे देखो वो सारी फील्ड्स दिख रही हैं जो जो आपने बनाई है। मुझे क्या उठाना है, सैलरी। सैलरी पे डबल क्लिक किया, इनटू जैसे 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का फॉर्मूला तो पता ही होगा। सैलरी, सैलरी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, और इसको ओके कर देना है। तो ये फॉर्मूला यहां पे आ गया। अब यहां पे मुझे इसकी टोटल सैलरी भी चाहिए। ये टोटल, टोटल सैलरी क्या होगी, तो टोटल के लिए भी मैं क्या लूंगा, कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड, तो यहां पे मुझे क्या क्या करना है, अब यहां पे बोनस नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं टोटल को। कंट्रोल एस से सेव किया, वापस डेटा शीट व्यू पे जाओ, देखो यहां पे बोनस कैलकुलेट हुआ। देखो 5000, सैलरी कितनी थी 50, 50,000 का 5% कितना हुआ, 10% कितना हुआ 5000। तो यहाँ पे 5000 ऑटोमेटिक, मुझे यहाँ पे डेटा नहीं डालना, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। पर अब यहाँ पे मुझे टोटल सैलरी भी बनाना है। तो फिर से डिजाइन व्यू पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा टोटल। रिफ्रेश करने के लिए मैं पीछे गया था, ठीक है, टोटल, फिर यहाँ पे कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे देखिए बोनस अब दिखने लगेगा, ये बोनस दिख रहा है। तो सैलरी प्लस बोनस, तो 50,000 सैलरी है, 5,000 बोनस है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई 55,000। इसको मैंने ओके कर दिया, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं डिजाइन व्यू पे गया। तो देखिए यहाँ पर ये सैलरी ऑटोमेटिक। तो अगर आप नया रिकॉर्ड डालोगे, जैसे मैंने सैलरी डाली, सैलरी डाली मैंने 40,000 या 4,000, और मैं आगे देखूंगा तो ये फील्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। बोनस कितना है 400, और उसका टोटल सैलरी कितनी बनी 4,400। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड। अब ये तो इंप्लॉय का एग्जांपल है, स्टूडेंट वगैरह बना रहे होते तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स को प्लस करके टोटल मार्क्स कर दो। टोटल मार्क्स के आधार पर मुझे परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज के आधार पर डिवीजन निकाल दो। ये सारा काम आप किससे कर सकते हो, इस कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू। तो जो भी कैलकुलेटेड फील्ड होती है उसमें आपको डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो दिए गए फॉर्मूले के आधार पर क्या होती जाती है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती जाती है। कौन सी, कैलकुलेटेड। तो क्या किया मैंने, सैलरी पे लगाना था, तो सैलरी पे मैं दो फील्ड बनाऊंगा, एक बनाऊंगा ई बोनस नाम से, एक बनाऊंगा ई बोनस नाम से, और दूसरी बनाऊंगा टोटल नाम से, ई टोटल। और यहां पर इसको भी मैं क्या रखूंगा, कैलकुलेटेड, और यहां फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट, कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड नहीं होता, कैलकुलेट। और यहां पर सैलरी प्लस सैलरी, और सैलरी फील्ड का नाम क्या था, ई सेल, ई सेल प्लस बोनस, बोनस फील्ड का नाम क्या है, ई बोनस। ई, आपको तो केवल सेलेक्ट करना है, फील्ड के नेम तो वहां पे आएंगे। ये फॉर्मूला इसके लिए, तो जो भी फॉर्मूला जिस पे लगाना है आप उसे बना दें। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, ये काम करना है, डिजाइन व्यू पे जाना है और फील्ड को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल वी, गो टू डिजाइन व्यू, सेलेक्ट, नहीं सेलेक्ट, सेलेक्ट नहीं, इंसर्ट न्यू फील्ड, न्यू फील्ड जो कि ये है,
क्योंकि नीचे मेंशन किया, ये दोनों ही फील्ड को आपने क्या कर दिया, इंसर्ट करवा लिया अपने एमएस एक्सेस में, अपने एमएस एक्सेस में आपने इसे इंसर्ट करवा लिया। तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हो, कैलकुलेटेड फील्ड का यूज कर सकते हो अपनी टेबल में। तो यहां पर कैलकुलेटेड मतलब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी फील्ड, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आप कैलकुलेटेड उठाओगे, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो क्या करना कि उस फील्ड को डिलीट कर देना, डिलीट करने के बाद फिर डेटा शीट व्यू पे चले जाना और डेटा शीट व्यू से फिर वापस आ जाना, है ना। पहला काम तो ये कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि होम पे जाओ, होम वाला काम नहीं करता, वो डेटा शीट पे ही काम करेगा। ये रिफ्रेश का काम बता रहा था कि रिफ्रेश कर दो तो शायद हो जाए, पर डिजाइन व्यू पे रिफ्रेश काम नहीं करता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, फॉर्मूला जैसे आप लगाने जा रहे हो, कैलकुलेटेड आपने कोई फॉर्मूला लगाया और आपको बोनस फील्ड की जरूरत है और बोनस फील्ड दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो रिफ्रेश नहीं हुई। तो रिफ्रेश करने के लिए क्या करो, डेटा शीट व्यू पे जाओ और फिर वापस डिजाइन व्यू पे आ जाओ, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेटेड उठाओगे तो वहां पे सारी फील्ड आ जाएंगी। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपने यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड नहीं डाला तो आप कैलकुलेटेड नहीं लगा पाओगे। कैलकुलेटेड तभी लगा पाओगे, मिनिमम एक रिकॉर्ड होना चाहिए टेबल में, मिनिमम एक रिकॉर्ड टेबल में होगा तभी आप कैलकुलेटेड लगा सकते हो, है ना। नोट, वन रिकॉर्ड must be inserted, sorry, second, if calculated field is not work, then refresh it. इसे क्या कर लो, रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, डेटा शीट व्यू पे वापस जाओ और फिर से डिजाइन व्यू पे आ जाओ, तो उससे मैं बोल रहा हूं रिफ्रेश। ठीक है, तो इसको मैं ज्यादा मेंशन नहीं कर रहा। तो यहां पर टेबल का पूरा कार्यक्रम खत्म नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, और भी चीज है, एक चीज और है। ठीक है, लास्ट चीज, टेबल प्रॉपर्टीज, है ना। अभी हमने क्या पढ़े, डेटा टाइप्स पढ़े, उसमें जो भी इफ बट होते थे वो पढ़े, अब हम पढ़ेंगे टेबल की प्रॉपर्टीज। ये लास्ट टॉपिक है इसका, इसके बाद टेबल खत्म। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप में क्या क्या इफ बट होते हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके बता दी। अब टेबल के अंदर अगली चीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी। इट इज यूज्ड टू सेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी फील्ड। किसी भी फील्ड की अगर मुझे प्रॉपर्टी सेट करनी है तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है फील्ड साइज। जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतनी करनी है, सारी नहीं करनी। फील्ड साइज, वी कैन सेट साइज ऑफ स्ट्रिंग फील्ड, स्ट्रिंग डेटा। कोई भी हमारा स्ट्रिंग डेटा है उसके साइज को अगर मुझे सेट करना है तो मैं इससे कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट कितना होता है याद करो, अगर मैं टेक्स्ट उठाऊं या मेमो उठाऊं तो टेक्स्ट में कितना साइज होता है 255, जो आपको दिखा रहा था। टोटल होता है 256, पर मैं कितना होता है 256, सॉरी दिखाएगा क्या 255। तो ये मेंशन होता है। पर मैं चाहता हूं कि मैंने कोई फील्ड बनाई टेक्स्ट टाइप की, मैंने फील्ड बनाई ई नेम, तो बाय डिफॉल्ट इसको मैंने क्या कर दिया, मेंशन टेक्स्ट कर दिया। तो जब भी आप करोगे तो इसकी जो फील्ड साइज प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में क्या है, फील्ड साइज जो प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट क्या साइज दिखा रही होगी 255। पर कभी भी नेम 255 का होता है क्या, नहीं, 20 से 30 कैरेक्टर के बीच में होता है। तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, 20 कैरेक्टर। तो इस फील्ड प्रॉपर्टी को मैं सेट कर सकता हूं किसके थ्रू, फील्ड साइज प्रॉपर्टी। और फील्ड साइज प्रॉपर्टी दो चीजों के साथ काम करती है, टेक्स्ट और मेमो, तीसरी किसी फील्ड के साथ काम नहीं करेगी। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी थी वो ये था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका ये लिख सकते हो,
जो मैंने लिख दिया है ऊपर कि ये केवल किसके साथ काम करेगी, टेक्स्ट और मेमो के साथ काम करेगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इस तरह का काम करना है तो आप फील्ड साइज से। अब दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है वैलिडेशन रूल। ध्यान से देखना है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी है वैलिडेशन टेक्स्ट। ये दोनों आपस में एक साथ काम करते हैं। वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू अप्लाई रिस्ट्रिक्शंस ओवर द फील्ड। अगर मुझे किसी भी फील्ड पे कंडीशन लगानी है ना, किसी भी फील्ड को रिस्ट्रिक्ट करना है, जैसे मेरे पास एक एज नाम की फील्ड है, उसे मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है कि इसमें जो एज है वो 18 से 60 के बीच में ही इंसर्ट हो। इसमें मुझे कंडीशन लगानी है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है उसके डेटा को, कि उसमें किस तरह का डेटा इंसर्ट हो सके, 18 से 60 वाला, बाकी कोई भी डेटा इंसर्ट ना हो। अगर कोई व्यक्ति 17 लेता है तो भी एरर आ जाए, और 61 या 62 या 70 72 कुछ भी लेता है तो भी एरर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वैलिडेशन रूल, किसी भी तरह की कंडीशन लगाने के लिए। जैसे मैंने कहा जेंडर फील्ड, जेंडर, तो जेंडर में मैंने लिया है टेक्स्ट। जैसे ये जो था ये तो न्यूमेरिक था, नंबर डेटा टाइप, ये नंबर का है। पर अगर मान के चलो टेक्स्ट डेटा टाइप होता, टेक्स्ट डेटा टाइप जैसे जेंडर टेक्स्ट होगा। अब यहां पे मुझे क्या करना है, या तो मेल या तो फीमेल, तो मेल के लिए एम हो और फीमेल के लिए एफ हो। अगर कोई इस तरीके से इंसर्ट करना चाहे मेल तो ना हो, अगर कोई फीमेल इंसर्ट करना चाहे इस तरीके से, नहीं, मेल के लिए हमेशा क्या ले, एम, और फीमेल के लिए हमेशा क्या ले, एफ। तो उसके लिए भी हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। मतलब रिस्ट्रिक्शंस में किसी भी फील्ड पे लगा सकता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एज पर, नंबर टाइप भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है, किसी भी टाइप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसका। तो कैसे करते हैं वो, अब एक चीज और समझ लो, वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है, इट इज अ एरर मैसेज। ये एक तरह का एरर मैसेज है। इफ कंडीशन इज फॉल्स which is given inside validation text, then this error is occurs, तब ये एरर आता है सॉरी, तब ये एरर आएगा। मतलब इसके अंदर जो भी लिखा है वो आ जाएगा। जैसे मान के चलो इसका एरर मैसेज क्या होगा, एज का, जैसे एज है तो अगर कोई गलत एज डालता है तो मैं दे देता हूं इंसर्ट वैल्यू या इंसर्ट एज इन बिटवीन 18 to 60, एक एरर मैसेज। इसी तरह से अगर कोई जेंडर में कुछ गलत करता है तो जेंडर में अगर कोई करता है तो यहां पे एक एरर मैसेज देता हूं, इंसर्ट एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल। तो एक मैंने एरर मैसेज यहां पे मेंशन कर दिया। तो जो एरर मैसेज होता है, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन दिस एरर मैसेज इज डिस्प्लेड, जो कि किसके अंदर दिया जाता है, वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर। तो ये एक एरर मैसेज होता है। तो देखिए कैसे, डिजाइन व्यू पे जाएं। डिजाइन व्यू पे जाने के बाद जैसे मैंने एज लिया था तो एज पे मैं करता हूं, तो मैंने एज लिया, जनरल पे जाएं, यहां पे सारी प्रॉपर्टी दिख रही है। तो पहले मैं टेक्स्ट वाली बता दूं, तो टेक्स्ट में क्या था कि जैसे ई नेम है, इसकी फील्ड्स का साइज कितना है 255, तो मैं इसको 20 या 30 कर सकता हूं, क्योंकि फील्ड का साइज इतना ज्यादा नहीं होगा। नेम है जो नेम 20 कैरेक्टर के अंदर आ जाएगी। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, डेटा शीट में हुआ है, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया। तो यहाँ पे साइज इसका क्या होगा 20। अब एज पे मैं कोई कंडीशन लगाना चाहता हूं, तो मैंने एज को सेलेक्ट किया। यहां पे देखो दो चीजें हैं, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट। कंडीशन क्या है, एज मस्ट बी 18 to 60। तो उसको कैसे लिखते हैं वो मैं यहां पे मेंशन कर दूं। पहले लिखेंगे कैसे, एज तो है ही, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड लेस देन इक्वल टू 60।
अब वो इक्वल टू मेरा ऐसा आ रहा है, पर आपको इस तरीके का इक्वल टू लगाना है, इस तरह का, है ना। वो मेरा थोड़ा सा फॉन्ट की दिक्कत है, इसलिए वो ऐसा आ रहा है। आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से, स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में, मैं स्पेस हटा दूंगा तो वो पहले जैसा हो जाएगा, स्पेस नहीं देना। तो इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे गए, इसके वैलिडेशन रूल पे गए, वैलिडेशन रूल पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एंड लेस देन इक्वल टू 60, बीच में एंड लगेगा। बीच में क्या लगाना है, एंड। 18 था, सॉरी 18 डू यू वांट टू एग्जिस्टिंग टेस्ट न्यू रूल, यस, ठीक है। तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अब अगर ये एरर आता है तो एरर को यहाँ पे क्या मैसेज शो करें, जो मैंने यहाँ लिखा था। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, जैसे ये एरर है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो वो मैंने किस में लिख दिया, सॉरी कंट्रोल वी कंट्रोल एस कंट्रोल वी, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके डिजाइन व्यू पे मैं फिर से जाता हूं, यस। अब देखिए यहाँ पर एज कहाँ है, एज एज एज, तो यहाँ पे 21 है, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे डालूं 12 तो क्या बोल रहा है, अच्छा वो 3 बार मैसेज प्रिंट हो गया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट 3 बार हो गया उसी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा। और अगर मैं यहाँ पर कुछ, अब यहाँ पे मुझे मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, आगे ही नहीं बढ़ने देगा, तो मैंने कहा 19, तो ये इससे एक्सेप्ट कर लेगा। पर मैं कोई ऐसी एज डालता हूं, मान के चलो 60 से अबव, तो मैंने डाला जैसे 72, तो इसको इंसर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। 60 तक इंसर्ट होने देगा, मैं जैसे 60 डालता हूं तो देखिए इंसर्ट होने देगा एरर में। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया है। तो कंडीशन मैंने क्या लगाई, ये, और बीच में क्या आता है, एंड। एंड का मतलब ये पार्ट भी ट्रू होना चाहिए, ये पार्ट भी ट्रू होना चाहिए। इफ बोथ द कंडीशन ट्रू देन डू दिस वर्क, है ना, अप्लाई द वैल्यू, वैल्यू को इंसर्ट कर ले। तो एंड कब लगाते हैं, जब दोनों की दोनों, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, ये भी सेटिस्फाई हो, तब इसका यूज करेंगे। अब जैसे जो जेंडर है, जेंडर तो बना नहीं है, फिर भी कंडीशन बता दूं। जेंडर में जैसे मैंने कहा मेल और फीमेल, तो डबल कोट्स में एम, और यहाँ पे एंड की जगह और फीमेल के लिए एफ। तो यहाँ पर कंडीशन क्या देनी पड़ेगी, ये। तो कैसे देंगे, अब जेंडर बना नहीं है, मैं लास्ट में एक बना देता हूं जेंडर, और इसका टाइप दे देता हूं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में जाऊंगा, वैलिडेशन रूल पे जाऊंगा, यही का यही रूल कॉपी कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं डबल कोट्स एम और डबल कोट्स एफ। अब कैपिटल स्मॉल कुछ भी तो चलेगा, और यहाँ पे इसका एरर मैसेज, तो एरर मैसेज लिखा हुआ है, इसी को इंसर्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक ही बार करना है ना। और इसको मैं डेटा शीट व्यू पे जाता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक जेंडर फील्ड आ गई, जेंडर पे मैं लिखने लगा मेल, क्या बोलेगा, केवल एम डालो या एफ डालो, मैंने डाला एम। स्मॉल या कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल एम हो या कैपिटल एम हो, कुछ नहीं, एम या एफ ही डालना है, दो में से एक वैल्यू। इस तरीके से मैं कंडीशन लगा सकता हूं अपनी किसी भी फील्ड पर। तो यहां पर मैंने आपको ये दो कंडीशन सिखाई। आप अगर सैलरी पे लगा सकते हो कि सैलरी क्या होनी चाहिए, जैसे मैं एक सैलरी पे लगाना चाहता कंडीशन, ये सैलरी जो फील्ड है इस पे कंडीशन लगाता मैं, जो कि एक न्यूमेरिक टाइप का है, नंबर टाइप का है। तो अगर मैं इसमें कोई डेटा लगा, जैसे ग्रेटर देन सैलरी हमेशा ग्रेटर देन 3000 से होना चाहिए, 3000 से बड़ी होनी चाहिए सैलरी। तो इसको कैसे लगाते हैं, इसको लगाते हैं ई सैलरी पे, और क्या लिख देते हैं, ग्रेटर देन 3000, बस। वैलिडेशन रूल में क्या दे देते थे, 3000 इस, और यहाँ पे इसके लिए आपको एरर मैसेज क्या देना पड़ता, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसके लिए एरर मैसेज क्या दे दो, सैलरी इज ग्रेटर देन 3000। तो अगर कभी गलती से भी होता है तो वो आपको बता देगा। तो इस तरीके से कोई सी भी कंडीशन लगा सकते हो, इक्वल टू, ग्रेटर देन, वगैरह वगैरह सब। तो ये हो गई और एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है डिफॉल्ट वैल्यू, लास्ट प्रॉपर्टी डिफॉल्ट नहीं, एक और होती है इसके बाद, बस इसके बाद एक और है, फिर खत्म। डिफॉल्ट वैल्यू,
डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मैं कोई भी फील्ड है उसमें चाहता हूं कि अगर मैं कोई डेटा इंसर्ट ना करूं तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू आ जाए, है ना। तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, सेट डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एनी फील्ड, किसी भी फील्ड की डिफॉल्ट वैल्यू को मैं सेट कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं एज इंसर्ट ना करूं तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट क्या उठा ले, 19, कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट 19 उठा ले। अगर मैं सिटी ना दूं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी सिटी उठाए, भोपाल, बाय डिफॉल्ट क्या उठाए, भोपाल उठाए। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैं सेट कर सकता हूं। तो कैसे, जैसे एज है, डेटा शीट पे गए, डिजाइन व्यू पे गए, तो मैंने पहले एज पे लगाई, एज पर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी एज की 19, कि कुछ नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट 19, अगर दे दूंगा तो क्या होगा, वो 19 की जगह पे वो वैल्यू डाल देगा। और इसी तरह से दूसरी फील्ड क्या थी मेरी, सिटी, सिटी में बाय डिफॉल्ट क्या उठाए, इंदौर उठाए, मैंने भोपाल लिखा है पर मैं यहां इंदौर कर देता हूं। डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या करें, इंदौर, तो डिफॉल्ट वैल्यू इंदौर उठाए। तो जैसे ही मैं जाता हूं डेटा शीट व्यू पे, देखिए अगर मैं सिटी नहीं डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या उठाएगा, इंदौर, और एज बाय डिफॉल्ट क्या उठाएगा, 19। मैं चाहूं तो इसे चेंज कर सकता हूं, है ना, और भोपाल की जगह, इंदौर की जगह भोपाल भी कर सकता हूं, पर बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या उठाएगा, इंदौर उठाएगा। तो ये काम मैं किससे कर सकता हूं, डिफॉल्ट वैल्यू सेट से। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है, छोटी प्रॉपर्टी है, बस इतनी प्रॉपर्टीज याद करनी है आपको, कैप्शन। कैप्शन मैंने आपको किसमें पढ़ाया था, एमएस वर्ड में। तो कैप्शन इज अ लेबल ओवर द फील्ड डेटा, फील्ड डेटा, फील्ड डेटा के ऊपर का एक लेबल होता है, मतलब एक डिफरेंट नेम बट नॉट अ एक्चुअल नेम। तो मैंने जैसे फील्ड का नाम दिया ई नेम, तो जब टेबल को डेटा शीट व्यू पे देखता हूं तो वहां पे ई नेम लगाता है, तो मैं चाहता हूं वहां पे एम्प्लॉय नेम दिखाई दे, क्या दिखाई दे, एम्प्लॉय नेम। तो वो मैं किससे कर सकता हूं, इससे। आपने ध्यान नहीं दिया, अटैचमेंट वाली जो फील्ड थी ना उसका नाम मैंने दिया था ई डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ई डॉक्यूमेंट मैंने नाम दिया था उसका, पर आपने गौर नहीं किया कि वहां पे @ लिखा आ रहा है, फील्ड का नेम नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर लिखा है एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट, एक ऐसा टेक्स्ट, ओरिजिनल नेम यही है ई नेम, फॉर्मूला वगैरह लगाना है तो हमेशा ई नेम लेना है, पर एक डिस्प्ले के लिए एक मैंने नेम क्या ले लिया, एम्प्लॉय नेम। तो वो कैसे करते हैं, यहां जाओ, डिजाइन व्यू पे जाओ, एम्प्लॉय नेम है, तो मैं चाहता हूं, देखो यहां पे डेटा शीट व्यू में अभी क्या दिखा रहा है, ई नेम, मैं चाहता हूं यहां एम्प्लॉय नेम लिखा है, तो मैं क्या चाह रहा हूं, डिजाइन व्यू पे जाऊं, ई नेम पे जाऊं, और यहां से इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी को मैं क्या कर दूं, एम्प्लॉय नेम, इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी को एम्प्लॉय नेम। और दूसरा मैंने क्या किया था, दूसरी मैंने कंडीशन क्या दी है, जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे नजर मारो जरा, ई डॉक्यूमेंट, ये देखिए ये क्या लिखा आ रहा है हेडिंग में, @ यहां पे तो ई डॉक्यूमेंट लिखा नहीं आ रहा, बल्कि इनमें तो सब में लिखे आ रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या करना है आपको, यहां जाना है, ई डॉक्यूमेंट लेना है, और यहाँ पे इसका कैप्शन क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट या ई डॉक्यूमेंट जो भी देना है, कंट्रोल S, यहां जाएंगे और यहाँ पर डेटा शीट व्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, डॉक्यूमेंट। तो किसी भी फील्ड का आपको एक कैप्शन सेट करना है, कैप्शन नॉट अ ओरिजिनल नेम, इट इज अ लेबल ओवर द फील्ड नेम, इट इज अ लेबल ओवर द फील्ड नेम, नॉट अ ओरिजिनल नेम। अगर आपको कहीं फॉर्मूला वगैरह लगाना है तो आप एज ही यूज करोगे, पर आप डिस्प्ले के लिए एक कैप्शन नेम यूज करना चाहते हो कि सामने क्या दिखाई दे, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कैप्शन प्रॉपर्टी। तो देयर आर 5 प्रॉपर्टीज, बाकी कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ये किस टैब के अंदर है, जनरल टैब के अंदर, जनरल टैब के अंदर ये प्रॉपर्टीज है, जनरल टैब के अंदर ये प्रॉपर्टीज है। तो इतनी प्रॉपर्टीज हमें करनी है। किसी को कोई दिक्कत किसी भी टॉपिक में? नो सर। चलिए 10 मिनट दे रहा हूं, सारा करके देख लो एक बार, क्या क्या कर लो। एक देखो ज्यादा बड़ा मत बनाओ, आपको एक वर्क दे देता हूं मैं, ताकि आप थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर उसे कर लो, एग्जाम्पल। तो ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है आपको, टॉपिक समझ में आ गया तो ज्यादा बड़ा नहीं करना है। तो स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट रोल नंबर, इसको बना लो रोल नंबर को नंबर,
और एक बना लो स्टूडेंट का नेम, इसको बना दो टेक्स्ट, और एक बना लो स्टूडेंट के फिजिक्स के मार्क्स, इसको बना लो नंबर, स्टूडेंट के केमिस्ट्री के मार्क्स, इसको भी नंबर बनाओ, और स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स, इसको भी नंबर बनाओ। लास्ट में स्टूडेंट की एज, नहीं चलो ठीक है, और फिर मुझे कैलकुलेट क्या करना है, स्टूडेंट के टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स मुझे यहाँ पे कैलकुलेटेड होगा, कैलकुलेट, और स्टूडेंट के परसेंटेज कितने बने ये भी कैलकुलेटेड होगा, ये ऑटोमेटिक निकलना चाहिए। बाकी मेंशन तो मैं बहुत सारी चीजें कर सकता था। यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट के जो फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं और मैथ्स के मार्क्स हैं, इस पे एक वैलिडेशन रूल लगाना है, वैलिडेशन रूल। वो वैलिडेशन रूल क्या है कि मार्क्स इन बिटवीन 33 to 100, मतलब 33 तो बच्चे को तो पास करना ही है ना, पर कोई 101 मार्क्स दे दे गलती से तो उसको तीनों पे लगानी है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तीनों पर, है ना। और इसका जो एरर मैसेज होगा जिसे हम कहेंगे क्या, वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट में क्या दे देना है, ज्यादा होशियार है क्या, ये दे दे, ठीक है। चलो अब एक और दे, कैप्शन। कैप्शन में आपको देना है स्टूडेंट के नेम का, जहां पे दिखाई दे स्टूडेंट नेम, ठीक है। और यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू जो सेट करनी है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है आपको स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, स्टूडेंट के फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स, ये जो मार्क्स हैं इनकी डिफॉल्ट वैल्यू आपको क्या करनी है 33, कि कुछ भी ना डालूं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या एक्सेप्ट करे, 33 करे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये हो गया, सॉरी ये दोनों इसके लिए थे, और एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, और यहां पर एक, सॉरी 33, इसके बाद एक फील्ड लेंथ, फील्ड साइज। फील्ड साइज में आप क्या कर दें, फील्ड साइज में आप एस नेम का जो फील्ड साइज है वो 20 कर दें, बस इतना काम कर लें, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बात समझ में आई। और एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे स्टूडेंट की सिटी भी इंसर्ट करवा लें, सिटी की इंसर्ट करवा के इसको बनाना है लुकअप से, लुकअप, और सिटी में केवल कितनी चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें, भोपाल। अब इस बार मैंने एक तो फिक्स वाला बता दिया, अब बिना फिक्स वाला बनाए, भोपाल मतलब अलाउ मल्टीपल वैल्यू को टिक रखना, और लिमिट टू लिस्ट को भी क्या कर देना, मतलब टिक मत करना, लिमिट टू लिस्ट को टिक मत करना और अलाउ मल्टी वैल्यू को टिक कर देना, और करके देखना। इंदौर और उज्जैन, ठीक है, करो। बात समझ में आया ये वर्क, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, छोटा रहेगा तो दिख तो जाएगा कम से कम, दिखाई दे रहा है सबको, यस सर। चलिए इसे करके देखिए, यस सर। करके देखिए, 10-15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 10 मिनट के अंदर ये करके दिखाओ, स्क्रीन शेयर करके देखता हूं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए 10 मिनट बाद एक बार सब लोग अपने वीडियो ऑन करें।